हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत पूरे एक साल में, पिछले एक साल में अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक जितनी भी करंट में कंटेम्प्रेरी कोई नई योजना शुरू की गई होगी या पहले से चली रही कोई योजना की कोई घटना घटित हुई होगी, उन सभी योजनाओं को उसमें दिया गया है। जो विजन की पीटी 365 की योजना है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत छोटे तरीके से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से किया है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिटेल्स इसमें नहीं दिए, जो जरूरी है वो दी गई है। अब यूपीएससी के पिछले 3-4 साल के अगर पेपरों को देखें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली कोई योजना का सवाल पूछ लेगा। 2018-19 के बाद ज्यादा सवाल योजना से डायरेक्टली नहीं पूछे, लेकिन योजना के जो इनिशिएटिव्स है, जो उनके बेनिफिशियरी है, या कोई योजना के पहले कोई योजना बनी हुई थी उसके कुछ जो डेटा है या उसके कुछ पॉइंट है जो यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज पूछती है, जिनका कुछ 3 से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। और एक बात यह है कि इस योजना में सभी क्षेत्रों की योजनाएं आती है, चाहे वो सोशल इश्यू की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे एनवायरमेंट की हो, चाहे सभी तरह की योजनाएं। तो सभी क्षेत्रों को मिला करके थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन एक एक दो बन जाते हैं, जो आपको स्टेटमेंट में सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि डायरेक्टली पूरी योजना को स्टेटमेंट वाइज बना दे। हो सकता है कोई योजना बहुत ज्यादा अच्छी रही होगी उससे बन सकता है, लेकिन पढ़ना हमें है क्योंकि वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगी क्वेश्चन के आंसर को सही करने के लिए प्रीलिम्स। तो ये वीडियो दोस्तों ज्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें लगभग 140 पेज की है और हम कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाए। ठीक है, बस आपको करना यह है कि जैसे ये वीडियो है इसको एक तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख लें, क्योंकि जो इसमें तरीका बताया जाएगा बहुत टारगेटेड तरीका होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपको आसानी से योजना याद हो जाएगी। ज्यादा टफ नहीं है, बस सोचना है उसके बारे में और वो आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो उसके बाद एक बार इसको रिवाइज कर देना है। ठीक है ना, पीडीएफ को एक बार बैठ करके रिवाइज कर देना है। अगर पीडीएफ है आपके पास तो उसमें हाईलाइट कर देना, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको 2-3 बार रिवाइज कर दो, क्योंकि हो सकता है आपके पास इतना समय नहीं है। अगर नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक काम ये करना है, उसको रिवाइज करना है। अगर नोट्स बना सकते हो तो उसको नोट बना देना, छोटे छोटे पॉइंट। अगर इस पूरी को अगर मैं देखूँ तो 10 से 15 पेजों में आप इसके नोट डाउन कर दोगे और ये आपकी मेंस में भी आंसर राइटिंग में सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक चीज है। दूसरा, इसका एक रिवीजन नेक्स्ट डे कर देना है और तीसरा एक रिवीजन इसके 4 दिन 5 दिन बाद कर देना है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा इसका रिवीजन करोगे, 2-3 बार में इसके रिवीजन में आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें आप देखोगे इसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको लिया गया है। अब देखो, सबसे बड़ी बात है योजनाओं में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीजें हमें योजनाओं में ध्यान रखनी, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसमें पूरे साल की ली गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि योजना की अगर मैं बात करूं, योजना को जो इशू करने वाली अथॉरिटी होती है, एक तो सबसे पहले कि अथॉरिटी कौन सी जिसने योजना बनाई है। तो पहला आएगा विभाग। एक मिनट में। पहला कोई भी विभाग हो सकता है, कोई मंत्रालय। सबसे पहला आपको जानना है कि कौन सा मंत्रालय है जिसने वो योजना बनाई है ना। दूसरा, उसके कौन कौन से लाभार्थी हैं, उसके लाभार्थी कौन कौन से, उससे संबंधित भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। लाभार्थी कौन कौन से हैं वो आपका एक अहम पार्ट होगा योजनाओं के लिए, कि कौन कौन से इसके लाभार्थी है। 1 मिनट इसमें रुक जाओ। हाँ, तो क्या क्या ध्यान रखना है योजना में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मिनिस्ट्री कौन सी है, विभाग कौन सी जिसने योजना को इशू किया है। एक, उसके कौन कौन से लाभार्थी है जिनके लिए वो योजना चलाई गई है। ठीक है, वो आपको एक तो पता होना चाहिए। और तीसरी चीज कि उस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, वो किसको कवर करती है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो आपको इसमें पूछा जाएगा। एक तो मंत्रालय, आपको मंत्रालय या विभाग जो इसको जारी करता है। दूसरा पॉइंट उसमें पड़ता है हमें लाभार्थियों का। तीसरा, अगर कोई डेटा है, वो डेटा को हमें एग्जैक्ट डेटा याद नहीं करना है, कम या ज्यादा इतना जरूर देखना है डेटा। और उसके लक्ष्य, कवरिंग क्या है, मतलब किस किस को कवर कर रही है, उसको देखना है। बस उसी आधार पर ही बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग
अगर देखें हम सबसे पहले जैसे किसानों के लिए अलग बनाएंगे, मंत्रालयों के हिसाब से दी गई है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा कि भाई ये सारी योजना किसने इस जारी की है, इस मंत्रालय ने जारी की। ठीक है, तो अलग अलग मंत्रालयों से अलग अलग योजनाएं आपको दी गई है। तो अपने आप एक इस लिस्ट को पढ़ोगे आप डायरेक्टली, तो आपको योजनाएं अपने आप याद आ जाएंगी किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। तो इसने लिस्टेड किया गया है सारी मंत्रालय को। ठीक है, तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। काफी बड़ी, ज्यादा वो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें बीच में इनकी एडवर्टाइजमेंट वाली है, यहाँ से है आपकी। तो सबसे पहले, और बहुत कम चीजें हैं इसमें, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइप में इसमें दिया गया है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये पार्ट आपको पता है, इकोनॉमी का क्वेश्चन भी हो सकता है दोस्तों। इकोनॉमी की जो योजनाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी सारी, तो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। तो इसमें जो योजनाएं इस बार, जैसे ऐसे आपको पता है किसान और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चालू की गई है, लेकिन उसमें से जो करंट में रही है या जो किसी न किसी वजह से न्यूज में रही है, उनको इसमें लिया गया है। तो सबसे पहले आया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF, कृषि अवसंरचना कोष। सबसे पहले इसके बारे में तो हम जानेंगे डिटेल से, लेकिन हाईलाइटेड क्यों है ये भी एक पॉइंट है। तो हाईलाइटेड इसलिए है कि इस योजना के अंतर्गत भारत, यानी कि बैक्स हॉरल्डिंग एक्सेलरेटर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। यानी कि बेसिकली जो अपना एग्रीकल्चर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए एक इनिशिएटिव लाया। और इनिशिएटिव में कुछ नहीं, कोई बेसिक बेसिक चीजों को चेंज किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए एक अभियान चलाएगा। अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि लोगों को पता लगे, लोग उसके बारे में जागरूक हो, सारी चीजें इसमें है। तो वो चलाया गया है। तो भारत क्या है, भारत बेसिकली एक वैक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक नया अभियान। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत चला गया है, ये इसी योजना के अंतर्गत चला गया है, AIF के अंतर्गत। अब इस योजना की बात करें, अगर मैं बात करूं योजना का उद्देश्य, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, कृषि अवसंरचना मौजूद मौजूद जो भी अवसंरचना है उसकी कमियों को दूर करने के लिए। फंड क्यों बनाया गया था, बेसिकली इन्वेस्टमेंट की। नाम से पता चला, इन्वेस्टमेंट किस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं क्या क्या हो सकता है। कृषि का कोल्ड स्टोरेज हुआ, रूरल के अंतर्गत रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, है ना। तो जो भी कृषि का अवसंरचना है उसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट को इस फंड के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। ये एक प्रकार की केंद्रीय योजना है, केंद्रीय योजना जिसको केवल केंद्र सरकार चलाएगी, केंद्रीय फंडिंग करेगी। इसका जो नोडल एजेंसी, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसकी नोडल एजेंसी है वो है नाबार्ड। और इस योजना के अंतर्गत 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। और वित्त वर्ष 2032-33 तक ब्याज छूट के रूप में आर्थिक सहायता और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। तो बेसिकली क्या है इसका मेन उद्देश्य, मेन उद्देश्य इसके अंतर्गत ये है कि भाई कृषि के अंतर्गत जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको आगे करना है, और उसमें 1 लाख करोड़ रुपए तो कंटिन्यू 2025 और 6 में कार्य करेंगे। और वित्त वर्ष 2032-33 तक सरकार उसमें क्या करेगी, उसमें सब्सिडाइज इंटरेस्ट पे आपको लोन देगी। और एक होगा क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी मतलब कि जैसे कोई किसान कोई भी लोन लेने जाएगा तो उसकी गारंटी बैंक को सरकार की ओर से दी जाएगी, भाई इसका अगर इसने रीपे नहीं किया तो हम रीपे करेंगे, तो वो इसमें दिया जाएगा। योजना क्या है, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, आप सभी जानते हैं। तो इस भारत का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है कि फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के व्यवहार के लिए मध्यम दीर्घकालीन ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना। ध्यान रखना, कृषि में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, आप सब जानते हैं। एक होता है लघु टर्म ऋण, एक होता है मीडियम टर्म ऋण, और एक होता है शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्ग टर्म ऋण। लॉन्ग टर्म ऋण बेसिकली कोई अगर लेगा तो बहुत कंस्ट्रक्शन के लिए लेगा, कुएं खुदाने के लिए लेगा। लघु टर्म लेवल लेगा वो बेसिकली फसल वसल के लिए लेता है कि इस बार फसल कृषि इनपुट के लिए लेता है, जैसे खाद बीज ऐसी चीजें खरीदनी है, उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन लेता है जो 1 साल में उसको चुकाना पड़ता है। और जो मीडियम टर्म लोन है ये बेसिकली अगर कृषि में जैसे खेतों को सुधार करना है, उसको नई जमीन खरीदनी है, कुछ इस तरीके से अगर कोई लोन लेता है तो उसमें आते हैं मध्यम। इस AIF के अंतर्गत जो भारत नाम का ये अभियान है, इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो केवल मीडियम और लॉन्ग टर्म के लोन के लिए। और मीडियम और लॉन्ग टर्म का जो लोन है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति कौन सी हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज हो जाए, ठीक है ना, और कोल्ड स्टोर खाद बीज भंडार ग्रामीण क्षेत्र में हो जाए, सड़क निर्माण वाली चीज हो जाए, तालाब हो जाए, ठीक है, सिंचाई इरिगेशन सिस्टम हो जाए, वो सारी चीजें क्या होती है आपकी सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति होती है। ठीक है ना।
तो ये भारत के बारे में थी पूरी, कि भारत को जो इसके अंतर्गत लाया गया है उसका ये बेस है। अब आते हैं और विशेषताएं क्या हो सकती है। तो ए आई ऐप के अंतर्गत भाई 2020 में ये आपने जो भारत के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और ए आई ऐप के अंतर्गत अगर आपको जो लोन फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगी, उसके लिए कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज। कौन कौन होंगे, कौन कौन ए आई ऐप के अंतर्गत जो उसमें जो फंड है उससे वो पैसा ले सकता है। किसान खुद, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये चार इसके क्या होते हैं, लाभार्थी होते हैं जो इससे लोन ले सकते हैं, सब्सिडी आधारित लोन ले सकते हैं, और फाइनेंशियल क्रेडिट गारंटी भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा स्टेट एजेंसियां, स्टेट और कृषि उपकरण एजेंसी होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं एआईएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता, तो बेसिकली एआईएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता कैसे होती है। तो इसके तहत बैंक के वित्तीय संस्थान 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 3% की ब्याज की छूट के साथ प्रदान करें। अब इनको, ये किसान भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, जो भी है, एपीएमसी, और ये कोई भी हो सकती है। तो इनको बेसिकली जो बैंक है या कोई भी वित्तीय संस्थान है, वो क्या करेगी, 1 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 3% का इंटरेस्ट, मतलब अगर मान लो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 8 है तो उनको 5%। 2 करोड़ रुपए के लोन है वो सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करें। यानी कि देखो, जो एमएसएमई है, छोटे छोटे है, लघु और मध्यम, माइक्रो और स्मॉल मीडियम जो है आपके, इनके अंतर्गत क्रेडिट गारंटी फंड जो ट्रस्ट है उसके तहत क्रेडिट गारंटी मतलब वही सिंपल सा कि भाई आपको लोन दिया जा रहा है तो उसकी गारंटी सरकार देगी। ठीक है। पात्र सामुदायिक परिसंपत्ति, मतलब कहाँ कहाँ इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा सकते हैं, जैसे निर्यात क्लस्टर बनाने के लिए, फसलों के क्लस्टर जिसमें आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए। जैसे मान लो कोई एरिया है पूरा गेहूं का निर्यात करना चाहता है, तो पूरे गेहूं को इकट्ठा करके और उनका मुख्य रूप से उनको कनेक्ट किया जाए, वहां से उनको कवरेज करके डायरेक्टली आसानी से दूसरी जगह सप्लाई की जाए, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात, ऐसी परियोजना जिन्हें केंद्र राज्य स्थानीय निकाय या उनकी एजेंसियों द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत चलाया गया है, उसके लिए भी फंडिंग हो सकती है। तीसरा, इनपुट उत्पादन, बायो स्टिमुलेटेड उत्पादन इकाइयां और स्मार्ट प्रिंसिपल्स और प्रिसीजन कृषि के लिए अवसंरचना, वही प्रिसीजन कृषि, सटीक कृषि, सटीक कृषि जिसमें खर्च कम हो, जिसमें टू द, मतलब एक तरह से अगर कहें हम, जिसमें बहुत जो खाद बीज है इनका सही ढंग से यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट किया जाए, उसे बोलते हैं प्रिजन प्रिसीजन कैसे कहते हैं। तो उसके लिए भी जो जो अवसंरचना चाहिए उस सभी अवसंरचना के तहत इसमें परसेंट पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना। ये एआईएफ के बारे में थी पूरी डिटेल। प्रबंधन एवं निगरानी, कौन ध्यान रखना इसमें, डेटा मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंतर्गत डेटा रखा जाता है। राष्ट्रीय जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये एक निगरानी समिति होती है, रियल टाइम डेटा रखती है और फीडबैक रखती है, फीडबैक देती है भाई क्या है इसमें। अब बात आती है भारत अभियान के बारे में। अभी तक हम बेसिकली एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहे थे, इसमें ऊपर से नीचे पीछे तक कहानी चल रही पूरी। अब आएगा भारत अभियान, बेसिकली इसी का पार्ट है। इसका यह है कि लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करना, वही अवेयरनेस करना। कृषि अवसंरचना के तहत समय समय पर ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार करना। यानी कि जो ऋण देने वाली संस्था है उनमें कंपटीशन करवा, जिससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो सके, किसानों को आसानी से लोन प्रोवाइड। ठीक है। लाभ होगा, एक किसानों के लिए लाभ होगा, सरकार के लिए लाभ होगा और उपभोक्ता के लिए लाभ होगा। क्या लाभ किसानों को, ऑब्वियसली सही बात है। अगर किसानों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे सिंपल सी बात है, बढ़िया सिंचाई की सुविधा होगी, या उनके जो भंडारण सुविधा होगी, या उनको मार्केट तक पहुंचाने की आसानी से सुविधा होगी, तो किसान आसानी से अपनी उपज को रख सकते हैं, लंबी टाइम तक रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको बेच सकते हैं, खुद डायरेक्ट मार्केट तक पहुंच सकते हैं, बिचौले से हट जाएंगे। तो इससे किसानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान है उसमें कमी है। सरकार के लिए क्या भाई, सरकार है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ऋण देने में आसानी से इसमें क्या कर सकती है, वो हो सकती है सरकार। इससे कृषि उद्यमशीलता भी बढ़ेगी, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोन फैसिलिटी जब लोगों को मिलेगी तो हो सकता है कोई, किसी को लगे कि मैं कोल्ड स्टोरेज खोल दूं गाँव में, सभी की फसल वहां इकट्ठी कर लूँ, उसके लिए किराया ले लूँ उनसे। ठीक है, तो कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। उपभोक्ता को इसलिए, अगर फसल बिचौली जितने ज्यादा कम होंगे, किसान डायरेक्टली मार्केट तक पहुंच रखेगा,
तो आसानी से वो कस्टमर के लिए भी, उपभोक्ताओं के लिए भी कम मूल्य पर क्या मिलेंगे, कोई भी उत्पाद मिलेगा, खाद्यान्न जो उपभोक्ता वस्तु है उनकी प्राइस कम होगी। इसको पुनः रिपीट कर लीजिए एक बार। पहला, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक फंड बनाया गया है, 1 लाख करोड़ रुपए एक साल में नेक्स्ट ईयर खर्च की जाएंगे 2031-32 तक। इसमें दो चीजें, एक तो सब्सिडी आधारित लोन, एक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत लाभार्थी किसान होंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटियां होंगी, एपीएमसीज होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे। इसके अलावा आपके फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके लाभार्थी होंगे। इसमें क्या काम किया जाएगा, इसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ग्रुप, जो सोसाइटी, मैं कहूँगा इससे सोसाइटी की जो डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे लिए पैसा किया जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। इसके अलावा इसमें अगर मैं कहूँ क्या किया जाए, इसके अंदर प्रतिवर्ष जो फाइनेंशियल संस्था है 3% सब्सिडी आधारित लोन प्रोवाइड करवाएंगे, 2 करोड़ रुपए तक के लोन में क्रेडिट गारंटी देंगे एमएसएमई के लिए, और जो पात्र परिसंपत्ति होंगी उनके लिए। तो एक दो बार इसको रिपीट करना है। मैनेजमेंट, इस पर निगरानी कैसे होगी, निगरानी के एक प्लेटफॉर्म होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट किया जाएगा। ये भारत अभियान क्या है, इससे अवेयरनेस की जाएगी, और एक ऐसा एनवायरमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटों के बीच में क्रिएट किया जाएगा जिससे कि वो सस्ते लोन दे सके, कंपटीशन होगा कृषि में लोन देने के लिए। क्योंकि कृषि जब एक तरह से, अगर मैं कहूँ आपसे कि जब उसमें उद्यमशीलता बढ़ेगी, स्टार्टअप बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा उसका लोन लेंगे और कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया जाएगा, तो ये फंड काफी सपोर्ट करेगा। पीएम किसान बहुत पुरानी स्कीम है, ठीक है। पीएम किसान आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको भी कृषि और कल्याण मंत्रालय की योजना है ये। सरकार ने इसके अंतर्गत लगभग 16 किस्त अभी तक दे दी है। ये भी एक केंद्रीयकृत योजना है, जो आपको ध्यान रखनी, केंद्रीय योजना है क्योंकि केंद्र सरकार इसमें देती है। योजना का लक्ष्य अलग अलग कृषि, मतलब बेसिकली कृषि की छोटी छोटी इनपुट होते हैं, खाद बीज ये वाली इनपुट है, और घरेलू छोटी छोटी घरेलू आवश्यकताएं होती है, उसके लिए 3 किस्त सरकार द्वारा इसमें दी जाती है। लाभार्थी, इसमें लाभार्थी बेसिकली सभी भूमि धारक किसान है, नॉर्मली पूरे शामिल कर लेते इसमें। पहले इसमें अलग अलग तरह का था, पहले इसमें था लघु एवं सीमांत किसान के लिए था, लेकिन अब इसमें सभी जो जिनके पास भूमि है उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया है, कुछ अपवाद रखा गया इसके, ठीक है। योजना के लाभ, योजना के लाभ जो किसान लाभार्थी होंगे उनको प्रति वर्ष 4 महीने में 21 2000 की दी जाएगी, अर्थात टोटल 6000 रुपए दी जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा, डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य सभी जो भूमि धारक है, किसान है, उनके परिवारों की आय सपोर्ट मिल जाना बेसिकली। और परिवार बेसिकली क्या आते हैं, पत्नी बच्चे और नाबालिग बच्चे, ध्यान रखना, ये सभी जानते हैं आप। फैमिली में कौन, हर परिवार को दी जाती है। अब परिवार कौन आएगा, जिसमें पति पत्नी और उसके डिपेंडेंट बच्चे, छोटे बच्चे, जो अगर बच्चा इंडिपेंडेंट है, 25 साल से बड़ा है, लड़के की शादी हो चुकी है, वो परिवार के पार्ट नहीं होती। योजना की विशेषता क्या है बेसिकली, इसमें मैंने क्या बोला ना कि सभी किसान है ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, सभी किसान जिनके पास भूमि है वो इसके लाभार्थी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे किसान इसके लाभार्थी की श्रेणी से बाहर रखे गए, जो मैं आपको बताऊं। ये आपको याद रखना है कौन कौन लाभार्थी श्रेणी से बाहर रखा है। बेसिकली भूमि तो देखो, कोई ऑफिसर्स के पास हो सकती है जो कृषि करवाता हो, भूमि कोई वकील के पास हो सकती है, डॉक्टर के पास हो सकती है, किसी के पास हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि जिस सबकी के पास भूमि तो सभी को दिया जाएगा, उसमें ये कहा गया है कि ये व्यक्ति उसके अंतर्गत लोन लाभार्थी नहीं रहेंगे। और ऑब्वियसली जैसे कोई संवैधानिक पदों पर बैठा है, वो लाभार्थी नहीं रहेगा, हो सकता है वो किसान करता हो, उसके पास खेती हो, लेकिन वो लाभार्थी नहीं होगा। शासन के अंतर्गत जो विधि निर्माता है, वो जिन्होंने अपना टैक्स पे किया है, वो डॉक्टर इंजीनियर पेशेवर, वो, और सभी संस्थागत भूमि धारक मतलब जिनके पास अपना कुछ अलग से रिसोर्सेज है इनकम का। पेंशन भोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक है, वो इसके लिए लाभार्थी नहीं होगा। सरकारी और सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर इसके लिए लाभार्थी नहीं होगा। बेसिकली वो जो व्यक्ति डायरेक्टली 100% एग्रीकल्चर में ही लगा हुआ है वही इसके लिए लाभार्थी है। अगर कोई दूसरे पैसे से पैसा कमा रहा है और इसकी अर्निंग का रिसोर्सेज है, वो इसके अंतर्गत लाभार्थी नहीं होगा। अब इसकी देखो क्या क्या बेसिक, देखो बहुत सिंपल सी योजना विशेषता है। सबसे पहला अनिवार्य है भू रिकॉर्ड का स्वामित्व, मतलब एक तो लैंड रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड मतलब इसमें क्या बोला गया, जिसके पास लैंड होगी वही इसका लाभ होगा, ऐसा नहीं हर किसान। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा जिनके पास लैंड रिकॉर्ड होगा, भूमि होगी। इसके अपवाद है, कुछ ऐसे अपवाद है जिनके लिए मतलब नॉर्मली तो उन्हीं को मिलेगा जिनके पास क्या होगी, अपना लैंड रिकॉर्ड होगा। लेकिन अपवाद है कि जैसे
वन निवासी और पूर्वोत्तर और झारखंड जहां पर भूमि अभिलेख अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं है, वहां पर ये प्रोविजन लागू नहीं है। लेकिन नॉर्मली जिनको भी लेना है उनके पास लैंड रिकॉर्ड होना जरूरी। भाई कैसे क्लेम करोगे मेरे पास अपनी भूमि है नहीं। दूसरी बात, लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान आप सभी जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो उनकी पहचान कौन करता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। इसमें भी कौन करती है? स्थानीय संस्था। स्थानीय संस्था ही लाभार्थियों की पहचान करती है। ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत कोई किसान खुद भी पंजीकरण तंत्र, खुद पंजीकरण देखो मोबाइल ऐप के माध्यम से करवा सकता है, पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से करवा सकता है, और खुद सीएससी सेंटर जाकर के, ई मित्र सेंटर, राजस्थान ई मित्र सेंटर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बेसिक डॉक्यूमेंट उसके चाहिए, उसका आधार कार्ड हो, एक अकाउंट हो, और इसके अलावा अगर उसके पास जमीन का कोई रिकॉर्ड, तो वो उसका जमीन से नाम हो सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। जो भी इसके लाभार्थी हैं उनको केसीसी दी जाएगी, और केसीसी के समय पर पुनर्भुगतान करते समय अधिकतम 4 साल के ब्याज फसल क्लियर रेट, देखो 2,000 रुपये का अलग है, वो 2,000। इसके अलावा इसमें है कि अगर मान लो केसीसी, तो आप सभी जानते हैं जिस किसान के पास केसीसी कार्ड होता है उसको लोन फैसिलिटीज मिलती है, और लोन के अंतर्गत वो जैसे ही चुकाता है टाइम पे चुकाएगा तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन मिलेगी 4%। ऋण से प्राप्त राशि है, इसमें ये कहा गया कि अगर मान लो जो भी राशि इससे मिलेगी उसका मिसयूज ना करें, बेसिकली लैंड के लिए यूज करें, अपने खर्चे के लिए यूज करें, तो उसके लिए बेसिकली 5 साल में क्या होता है, सर्वे होगा। और इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमयू बनाई गई है। पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होती है, जो बेसिकली हर बहुत अलग अलग जगह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनती है। ये क्या करती है? निगरानी रखती है कि योजना का बेहतर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है नहीं कर रही, योजना का क्रियान्वयन हो रहा है नहीं, तो इस पर एक सेंट्रल लेवल पर एक पीएमयू बनाई जाएगी जो चेक करेगी। इसके अलावा इसमें शिकायत निवारण तंत्र है, शिकायत निवारण समिति भी है। 2 सप्ताह के भीतर शिकायत, अगर किसी की शिकायत आती है तो उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और योजना के लिए अपात्र किसान ऐसे किसान जिनकी आय अधिक है, वो इसके लिए अपात्र है। और कौन से किसान, जिसकी लिस्ट में ऑलरेडी आपको ऊपर शेयर कर चुका, वो इसके लिए अपात्र किसान है। तो एक अगर स्टेटमेंट आया कि सभी किसान जिनके पास भूमि है, तो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अगर स्टेटमेंट है कुछ अपवादों के साथ सभी किसान जिनके पास भूमि है, तो सही है। अगर स्टेटमेंट आया कि वो किसान जिनकी आय सीमित स्तर पर है और जिनके पास भूमि है सभी इसके लिए लाभार्थी है, तो भी सही। इसमें एक चीज और है, जो टेनेंट किसान है, टेनेंट मतलब जो किराएदारी पे करते हैं, तो टेनेंट किसानों के द्वारा यदि एग्रीमेंट किया हुआ है ओनर के साथ कि भाई उसका लैंड ओनर तो कोई और है लेकिन मैं खेती करता हूं, तो वो भी इसके लिए लाभार्थी। अगली आती है फसल बीमा, फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो पुरानी योजना है लेकिन इसका स्टेटमेंट उठ के आ सकता है। तो हाल ही में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल को डिजी क्लेम नामक डिजिटलाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। क्या होगा इस पोर्टल में? आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली इस पोर्टल के माध्यम से। फोटो खींच आप जैसे क्लेम क्या करोगे, आपको फसल नष्ट हुई उसके फोटो खींचोगे, अपलोड करोगे, वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए फिजिकली आएंगे, उनको लगा यू आर ओके, तो आपको पेमेंट वहीं से डिस्पर्स करो। ठीक है, ये एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम। अब इसकी बात करें तो इस योजना का लक्ष्य है कि फसल से बुवाई से लेकर के और कटाई तक, कटाई के बाद तक फसल बीमा योजना कवर हो। मतलब बेसिकली आपने फसल बोई, अगर बरसात आई, कोई जीव जंतु खा गया तो आपको मिलेगा। आप कटाई करो तब नष्ट हो गई तो भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली इसमें फसल की बुवाई से पहले से लेकर के और कटाई के बाद तक, जब तक कि आप उसको मार्केट तक बेच नहीं पाते हो तब तक उसमें होने वाला किसी भी प्रकार का अगर नुकसान है तो इसमें कवरेज है। ये ध्यान रखना, ये केंद्रीय योजना नहीं है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है। ठीक है ना। योजना की प्रकृति, यह एक मांग आधारित योजना है और राज्यों के साथ साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है पहले ये सभी के लिए अनिवार्य थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया। अब यह बोला गया कि यह योजना मांग आधारित है, जो किसान चाहता है वो सेलेक्ट कर सकता है और अपना इंश्योरेंस करवा सकता है। ठीक है। इसमें सभी किसान है इस योजना के लिए लाभकारी होंगे। ध्यान रखना, ऊपर वाली जो योजना है उसमें बटाईदार और काश्तकार को एक बार चेक कर लेना। मेरे विचार से तो जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसमें भी वो लाभार्थी होने चाहिए, यदि उनका एग्रीमेंट है रिटर्न में तो। ठीक है ना। इसमें सभी लाभार्थी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है डायरेक्टली। ठीक है।
केंद्र योजना मतलब इसमें आपको पता है कि कुछ प्रीमियम जमा सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, कुछ प्रीमियम जमा स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, कुछ प्रीमियम किसान से लेकर कंपनी भी जमा करवाती है, तीनों की हिस्सेदारी होती है इसमें। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये किसानों को जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उनके स्तर आय सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। इसमें नवोन्मेषी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को फसल देखो, अगर रिस्क कम, अगर लोगों को पता है कि फसल नुकसान हो से मुझे रिपे मिल जाएगा, मुझे पेमेंट मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की फसल कर सकता है। अदरवाइज लोग फसल एक ही करते थे जिससे रिस्क कम हो। जब इसमें रिस्क का उसको कवरेज हो रहा है तो कोई व्यक्ति मल्टीपल फसल बोएगा, अलग अलग प्रकार की फसल बोगा, इससे फसल विविधता होगी, कृषि में आधुनिक तरीके अपनाए जाएंगे क्योंकि उसको नुकसान होने पर पैसा मिल जाएगा। अभी तक क्या फसल डूब गई, बेचारा बर्बाद, अगले 2-4 साल तक खेती नहीं कर पाता था। वो सारी चीजें यहाँ से छुटकारा मिले। तो जी के क्वेश्चन ना बनेंगे, वो लाभार्थियों को लेकर स्टेटमेंट आ सकता है, वो योजना के प्रकार को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन है। उद्देश्य को लेकर कितना क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है। और विशेषताएं देखेगा, देखो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी पहले, और जिसे उन दोनों का स्थान लेगा प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। आप सभी जानते हैं। पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा फसल योजनाएं को जारी रखा, ये योजना अभी भी जारी है। वो हटा दिए ऊपर की दोनों। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना बेसिकली ये फसल एक प्रॉक्सी के रूप में करता था कि किसानों को फसल नुकसान की भरपाई की जा सके। बेसिकली क्या है, तो मौसम से संबंधित मापदंडों को फसल की पैदावार के लिए कि भाई कोई नुकसान ना हो जाए, इसी तरीके से वो है। लेकिन ध्यान रखना ये कंटिन्यू चल रही है, और ऊपर वाली ये दोनों मर्ज कर हटा दे रहे, प्लेस कर दिया। कौन सी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और एक है संशोधित नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इनको हटा दिया गया। और रिस्ट्रक्चरिंग वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब उनको मौसम के आधार पर अलग अलग तरीके से उसके प्रीमियम को फिक्स किया जाता है, लाभार्थियों को फिक्स किया जाता है, उसी के आधार पर उनको मिलता है। ठीक है। प्रीमियम का भुगतान देखो, किसान भी करेंगे प्रीमियम का भुगतान और सरकार भी करेगी। किसान कैसे? जैसे कॉमर्शियल फसल के लिए उसका प्रीमियम 5% होगा, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5, क्योंकि रबी में रिस्क आप सभी जानते हैं, जहां रिस्क कम प्रीमियम कम, जहां रिस्क ज्यादा प्रीमियम ज्यादा। तो रबी में रिस्क कम होती है क्योंकि फसल वो बताए बरसात पर निर्भर नहीं होती ज्यादातर। ये आपको भूमि सिंचाई से करते हो, आप सिंचाई से निर्भर रहती है, सिंचाई आपके पास अवेलेबल होती है इसमें। ठीक है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार 90% जो अगर पूर्वोत्तर राज्य है उनमें 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार देगी, और जो अन्य राज्य नॉर्मल राज्य है उनमें 50% हिस्सेदारी कौन देगी? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। वो तो जो केंद्रीय प्राइज योजना का एक ही फॉर्मेट होता है, वही होता है। रबी और खरीफ ध्यान रखना, इसमें तीन लोग पे करेंगे, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और खुद किसान अपनी प्रीमियम पे करेंगे। रबी व खरीफ की कवर कौन कौन से होंगे इसमें? सभी देखो, रबी और खरीफ की कवर की गई फसल, सभी अनाज, मिलेट्स, दाल और तिलहन, सभी इसमें शामिल है ये। ठीक है। प्रीमियम का भुगतान बीमित राशि की प्रतिशत या बीमांकन प्रीमियम दर जो भी कम हो से किया जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान यह है, एक तो देखो, एक तो यह है कि टोटल आपने, मान लो आपकी पूरा खेत है, इससे 10,000 रुपए की मान लो आपका इंश्योरेंस है, उसमें से आपको प्रीमियम दी जाती है 100 रुपये, तो आपको उस हिसाब से 100 रुपये पे की जाए। ठीक है ना। एपीआर आप सब जानते हैं, एपीआर होती है ना, एक्रूअल प्रीमियम, ये इस कंपनियों द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है ना। कुछ बीमित राशि, इसमें फसल की कुल बीमित राशि क्या होगी, मतलब इतना टेक्निकली यूपीएससी नहीं पूछेगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है। इतना अंदर जाके यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा। आपके लिए ध्यान रखना, थोड़ा सा इससे गो थ्रू होना है, ये लाभार्थी पूछेगा, इसकी बेसिक विशेषताएं पूछेगा, वो पूछेगा, लेकिन इतना टेक्निकली अंदर नहीं जाएगा। फसल की कुल बीमित राशि, एमएसपी वाली फसल और बिना एमएसपी वाली फसल, दो तरह की फसलों को उसमें दो भागों में बांटे। एमएसपी वाली फसलों में यह है कि केंद्र राज्य सरकार प्रति इकाई खेती वाले क्षेत्र में उगने वाली फसल के लिए निर्धारित पैरामीटर डिसाइड करेगी। जैसे मान लो क्या होगा, जिनकी एमएसपी है, मान लो आपने किसी 1 बीघा खेत है, उसमें आपने गेहूं बोया है, और गेहूं की एमएसपी मान लो 2200 रुपये कुंटल, और आपकी 1 बीघा में नॉर्मली मान लो 10 कुंटल होता है, तो आपको कितना मिल जाएगा इंश्योरेंस उसका? 10 × 2200, तो 22,000 रुपये आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ऐसे स्केल डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। और औसत आधार पर उसकी औसत उपज कितनी होती है वो देखी जाती है। ठीक है ना? औसत उपज को चेक करेगा जिला स्तर पर, स्केल डिसाइड होंगे स्टेट सेंटर। ठीक है। बिना एमएसपी में कैसे होगा? देखो एमएसपी फिक्स है, बिना इसमें फार्म गेट प्राइस, यानी कि किसानों को भी फसलों के लिए जो भी उनको रेट मिलता था,
उसी के आधार पर डिसाइड होगी। तो कैसे डिसाइड होगी राशि, वो आपको मैंने बता दिया। एमएसपी, बिना एमएसपी, एमएसपी टोटल कितना होता है प्रोडक्शन, और एमएसपी क्या है उसके आधार पर। कवरेज, मूल कवरेज क्या 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 कवरेज रहेंगे इसमें, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ मैंने क्या क्या चीज इसमें कवर है, देखो, सूखा पड़ गया, शुष्क अवधि हो गई, बाढ़ हो गया, जल आ गया, जैसे एक तो गैर रोकथाम योग्य जोखिम के कारण उत्पन्न हुई हानि, बुवाई से लेकर कटाई तक, उसको कवर किया जाएगा। दूसरा, ये तो कंपलसरी है कवर करना, ध्यान रखना, हर स्टेट के लिए कंपलसरी। दूसरा, एड ऑन कवरेज, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, चाहे तो तुम इसको कवरेज कर सकते हो, नहीं करो। जैसे बुवाई, रोपाई और अंकुरण से संबंधित जोखिम आदि के से बचने के लिए कवरेज। जैसे जो, अगर बेसिकली बिना किसी उससे अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और बुवाई के टाइम पे कुछ चीज नुकसान गलत हो गई उससे, किसान से रोपाई गलत हो गई, अंकुरण गलत तरीके से हो गया, तो ज्यादा नहीं हो पाया उसका, तो उसको कवरेज करना है नहीं करना, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और किस किस को उसमें बाहर रखा गया। युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और रोकथाम, इन जोखिमों को इसमें कवर नहीं किया गया। ध्यान रखना, पशुओं की वजह से होने वाले नुकसान को इसमें कवर किया गया, दोबारा चेंज करके इसमें कवर कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें कवरेज है, क्या क्या इसमें कवरेज है। ठीक है, अन्य बात करें तो बीमा इकाइयां सभी किसानों को समान जोखिम का सामना करना पड़ता है। अगर एक क्षेत्र में क्षेत्र दृष्टिकोण है, और आधार का होना अनिवार्य है, अगर जो भी लाभार्थी होगा, राज्य अपनी कंपनी, बीमा कंपनी स्थापित कर सकते हैं, और बीमा कंपनियों को 3 वर्ष के लिए व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा। कवरेज के लिए उठाए गए कदम, है ना, क्योंकि यहाँ एक चीज है, इन स्कीमों में गलती क्या कर रखी है, इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निकली दे रखा है, इतना ज्यादा हमें पढ़ना नहीं। क्या कवरेज कैसे हैं, तो ये अलग अलग तरीके अपनाए गए। एक तो बोली प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, एक ये क्रॉपिक, एक रियल टाइम फोटो वोटो लेकर के, ठीक है ना, और 3 वैकल्पिक जोखिम मॉडल को शामिल करके लाभ हानि का साझीकरण, कप एंड कैप, कप एंड कैप, इसके तहत यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष में चला जाएगा। ठीक है, ये जो तक ज्यादा काम की नहीं है आपकी, यहाँ से देखो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत और भी इनिशिएटिव्स है, जैसे डिजी क्लेम, अभी जो शुरू किया गया डिजी क्लेम। डिजी क्लेम के अंतर्गत, डिजी क्लेम का मतलब ये कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के जरिए मुख्य रूप से उनका आकलन किया जाएगा, और पीएफएमएस के द्वारा डायरेक्टली किसानों के खातों में पेमेंट दिया जाएगा। इसकी निगरानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है। किसान डिजी क्लेम मॉड्यूल का संचालन नहीं करते हैं, केवल भारत सरकार और राज्य सरकार ही इस तक पहुंच रखती है। बेसिकली क्या होता है, किसान नहीं करेंगे, इसमें यह है कि जैसे कोई किसान है, अपना भुगतान करेगा, अपना मतलब बेसिकली जो भी क्लेम करेगा, क्लेम करने के बाद पूरा क्लेम डिजिटली होगा। उसके बाद उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद लगता है सही है तो उसको पैसा दे देगी। हालांकि किसानों के निपटान के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस भेजा जाएगा, इससे किसान अपने दावों की स्थिति ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उसका कहाँ चल रहा है, मतलब उसका एप्लीकेशन कहाँ चल रहा है, उसको कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज है ये। इसके अलावा इसमें एक पोर्टल बनाया गया है, ये मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल है, ये पूरा उसका डेटा रखेगा, मौसम से संबंधित चीजों का। एक यस टेक्नोलॉजी बनाई गई है, ये एक तकनीकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली है, जो चेक करेगी कितना उपज हो रहा है हर अलग अलग एरिया में, उसको चेक करेगी। डोर टू डोर नामांकन ऐप, ये मुख्य रूप से एक एड्स ऐप बनाया गया, एआईडी ऐप बनाया गया है, जो मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फसल योजना शुरू की गई है इसके अंतर्गत, एक है ना, एक कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, जिसके अंतर्गत आईसीटी आधारित उपयोग के माध्यम से कृषि की जानकारी ली जाएगी। ये ज्यादा काम की आपकी है नहीं, मैं आपको बता दूं, जस्ट आपको उस योजना के बारे में ज्यादा जानना है, ये ज्यादा काम की नहीं, जस्ट गो थ्रू वन टाइम सॉल्व। ये भुवन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, ये जरूर देख लेना। ये प्लेटफॉर्म वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम संबंधी डेटा प्रदान करता है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी ये योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत शुरू की गई योजना, ठीक है ना। तो इसकी योजनाएं नॉर्मली बहुत रेयर चांस से कम पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ इस मिनिस्ट्री की, बट एक बार देख सकते हैं हम थोड़ा सा, बहुत कम कारण वो है। सबसे पहले देखते हैं, सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता योजना, बेसिक सुविधा नहीं मेडिकल की उसके लिए। तो सामान्य सुविधाओं के लिए उपकरण क्लस्टर हेतु योजना राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के अंतर्गत शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य यही है कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उनके मैन्युफैक्चरों में भारत को आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए 2023-24 से लेकर के 26-27 तक ये योजना है। इसके 2 घटक है, एक तो सामान्य सुविधाएं देना, और एक जो उनकी परिरक्षण होगा,
ट्रायल होगी उसमें भी फैसिलिटी देना। एक तो उनको डायरेक्टली फैसिलिटी देना कोई फंडिंग लोन में, ये सारी चीजों में, और एक उसको ट्रायल के दौरान जो जो फैसिलिटी चाहिए वो दी जाएगी। इसमें सिडबी इस योजना को पूरी तरह मैनेजमेंट करेगा। इसके उद्देश्य ये कि चिकित्सा उपकरण क्लस्टर, जो चिकित्सा उपकरण बनाने वाले जो समूह है, जो मैन्युफैक्चरर है, और जो मुख्य रूप से ट्रायल वाली प्रयोगशाला है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान। ठीक है। योजना के दो घटक है। एक योजना के दो घटक, पहले सामान्य सुविधाओं के लिए क्या क्या दिया जाएगा। तो सामान्य सुविधाओं में एक तो आर्थिक सुविधा दी जाएगी, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता यह है कि आर्थिक सहायता के अंतर्गत योजना की जितनी भी लागत है उसका 70% या 20 करोड़, या तो योजना जो भी कम है, जैसे योजना आपने 10 करोड़ की है तो आपकी लागत तो सबको 10 करोड़ की लागत है, 7 करोड़ मिल जाएंगे। अगर आपकी योजना मान लो 100 करोड़ की है तो आपको मिलेगा उसका ओनली 20 करोड़। ठीक है, जो भी कम है उसको दिया जाएगा। और हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो आर्थिक सहायता है वो प्रति क्लस्टर 20 करोड़ होती है, या 90%, जो भी कम है उसके आधार पर दी जाएगी। योजना को कार्यान्वित करने के लिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई है उनको स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल के अंदर 5 चिकित्सा उपकरण इकाइयों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ऐसे क्लस्टर, मतलब बेसिकली छोटे छोटे समूह बनाए जाएंगे उनको, और एक विनिर्माण इकाइयां स्पेशल पर्पज व्हीकल में 40%। स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब कुछ कंपनियां मिलकर के कुछ लोगों का एक समूह बनाएंगी जो वॉच करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और उसका उद्देश्य यही रहेगा फाइनेंशियल सपोर्ट करना इस स्कीम के माध्यम से। इसमें बेसिकली ये इतना टेक्निकल नहीं पूछा गया, कभी बता देता हूँ मैं। दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है। एक फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट के अंतर्गत नॉर्मल राज्यों में अगर कोई आप कंपनी स्थापित कर रहे हो, कोई क्लस्टर बना रहे हो जो आपको मेडिकल इक्विपमेंट बना रही है, उसके लिए आपको या तो 70% टोटल कॉस्ट का, या आपको मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ठीक है ना। और अदर स्टेट हिमालय में 90% आपकी कॉस्ट का, या आपको अधिकतम 20 करोड़ रुपए मिल सकता है। स्पेशल पर्पल व्हीकल, हर योजना में एक स्पेशल पर्पल व्हीकल जो बनता है उसका उद्देश्य है कि वो यहाँ से कलेक्ट करेगा। 4-5 कंपनियां मिलकर के उसमें शामिल होती है। एक कंपनी की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इक्विटी उसकी 51% से। एसपीबी की अगर जितने भी चिकित्सा उपकरण है उसके पास स्पेशल पर्पल व्हीकल एक अलग संस्था बनाई जाती है, टेम्पररी नाम। परीक्षा। अब दूसरी सहायता, पहला हो गया आपका फाइनेंशियल सपोर्ट। दूसरी इसमें सहायता कैसे दी जाती है। आप ट्रायल कर दो। देखो जो भी इक्विपमेंट बना हो पहले उसका ट्रायल तो करो। ट्रायल में क्या है। ट्रायल में आर्थिक चिकित्सा उपकरण आपकी जो प्रयोगशाला है उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। अगर कोई प्रयोगशाला आप बना रहे हो उसकी जो भी लागत है उसका या तो 70% या 5 करोड़, और गैर हमारे क्षेत्र में 90% या 5 करोड़। इसमें 5 करोड़ सिंपल हुई है, वहां में 20 करोड़ और 70%, या 20 करोड़ और या 5 करोड़ एंड 70% जो भी है सेम है। ये कोई काम करने इतना ज्यादा मत घुसो इसमें। इसकी कोई काम की नहीं, जस्ट गो थ्रू दिस। इसमें इतना देखना है कि रोगी केंद्रित होगी, मतलब अभी हमें उपकरणों को रोगी आधारित बनाना होगा। हमारी वैश्विक जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हिस्सेदारी इसको बढ़ाना होगा। 2000 चिकित्सा उपकरण का जो व्यापार है अभी $11 बिलियन है, उसको $50 बिलियन तक करना है। ये पॉलिसी का उद्देश्य है। लेकिन आपके लिए काम आएगा कि ये योजना क्या है, इसमें सपोर्ट किस तरीके से दिया जा रहा है, कितने अमाउंट का सपोर्ट दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो पात्र वो है, तो पात्र में सरकारी और निजी संस्थाएं हो सकती है सिर्फ पात्र। ठीक है ना। भारतीय कानून में ऐसी वैध संस्था इस घटक के लिए योजना प्राप्त की जा सकती है जो अलग खाता खोलना होगा। जो भी संस्था ऐसी होगी उसको अलग से अकाउंट लेना होगा, तो सभी इसके लिए पात्र होंगे। अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़े से। पुरानी है, काफी फेमस है, तो इससे थोड़े से डीपली क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कारण क्या है हाईलाइट रहने का, कि प्राइमरी एग्रीकल्चर लॉ क्रेडिट जो कमेटी है, सोसाइटीज है, वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालन की अनुमति दे दी। ध्यान रखो, पीएससीज को भी आप प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्र चला सकते हैं। इस योजना की अगर मैं बात करूं पूरा, आप सभी जानते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दवाई होती है उन्हें बोलते हैं जेनरिक दवाई। जेनरिक दवाई क्या होती है। जेनरिक दवाई दोस्तों बेसिकली कोई भी दवाई बनती है तो उसका पहले पेटेंट होता है, और पेटेंट के टाइम पर उसका किसी एक का एक अधिकार होता है तो उसकी महंगी देता है। लेकिन जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है तो उसी दवाई है तो क्वालिटी दवाई, उसी दवाई को फिर सरकार प्रोवाइड करवाती है सस्ती रेट।
उसे बोलते हैं जेनरिक दवाई। ये योजना आपको दिख रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ये केंद्रीय योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो खुदरा बिक्री केंद्र यानी प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर, कोई भी दुकान के माध्यम से डेडिकेटेड दुकान है जो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, वो यहाँ से दवाइयाँ खरीद के लोगों को बेच सकती है। इसकी एजेंसी कौन सी है? तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं को कवरेज बढ़ाना, ताकि दवाओं में होने वाले जो जेब है उसको कम करना, इसका एक उद्देश्य है। जेनरिक दवाओं के बारे में लोगों को जागरूकता करना, और जेनरिक दवा योजना के अंतर्गत जो ये विभिन्न प्रकार के उद्यमी हैं जो चाहते हैं कि सेलिंग कर सकते हैं या हो सकते हैं वो भी इसमें उनको रोजगार के अवसर इसमें मिल जाएंगे, ये सारे उद्देश्य इसमें रखे गए हैं। योजना की हुई है 2015 में इसको लाया गया था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के नाम से। 2016 में इसको प्रधानमंत्री बीजे योजना रख दिया गया था, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना रख दिया गया था, नाम चेंज किया गया 2016 में। इसके प्रधानमंत्री इनके केंद्र के मालिकों को प्रोत्साहन, जो भी प्रधानमंत्री भारत जन योजना है इसकी जो जो इनको बेचेगा उनको सपोर्ट किया जाएगा, बेसिकली इनको शेयर। तो कौन कौन से केंद्र मालिक हो? इनको 5 लाख राशि सपोर्ट की जाएगी, ठीक है ना। नीति आयोग बेसिकली चेक करेगा किस किस को कितना देना है। नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में जहां जहां पर कोई अगर ये खुलेगा उसको मुख्य रूप से 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिया जाएगा एक साथ। तो देखो समझो इसको क्या करें। जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनाए जाते हैं और इसके लिए अलग अलग को लाइसेंस देना पड़ता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है, किया जाता है। हाल ही में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसको भी इसमें योग्य माना गया है, वो भी एक सेंटर खोल करके लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को मुख्य रूप से जन औषधि योजना के अंतर्गत जो भी दवाइयां हैं उनको वहां पहुंचा सकती है। ये इसका मेन कहानी है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत जो केंद्र है उनके मालिकों को 5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन दिया जाता है। ये राशि अगर बात करें 15% या अधिकतम 15,000 प्रति माह की दर से उसको दी जाती है, ठीक है। नीति आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र से पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय क्षेत्र, द्वीपीय राज्य, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में खोले गए प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्रों के अंतर्गत महिला उद्यमी, दिव्यांग, एसटी, दो चीजें, या तो इन क्षेत्रों में खोले गए केंद्र या महिला, दिव्यांग, एसटी, एससी द्वारा खोले गए केंद्रों को फर्नीचर, फिक्सर, कंप्यूटर, प्रिंटर के लिए भी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए एक साथ दी जाए। अगर मान लो कोई व्यक्ति जन आरोग्य योजना के करना चाहता है तो उसको 5 लाख की सपोर्ट की जाएगी, हर महीने उसको दी जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य, द्वीपीय क्षेत्र, आकांक्षी केंद्रों में खोलना चाहता है, या कोई महिला खोलना चाहती है, एसटी, दिव्यांग खोलना चाहता है, तो उसको उसका सेटअप खोलने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। उत्पाद कौन कौन से आएंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सभी उत्पाद आएंगे, सभी चिकित्सीय उपकरण को कवर करने वाली दवाएं भी इसमें आएंगी। बेसिकली दवाएं और उपकरण दोनों चीजें आती है इसमें। गुणवत्ता सुनिश्चित करना, डब्ल्यूएचओ के मानकों के आधार पर एफएसएसआई और ये गुणवत्ता करते हैं, ये गुणवत्ता करने वाली संस्था है, इसको ज्यादा देखा नहीं, ठीक है ना। योजना जुड़ी हुई पहले इसमें सैनिटरी नैपकिन वाली पहले भी चलाई गई, 1 रुपया का पैड वाला है, ठीक है। जन औषधि सुगम ऐप भी बनाया गया है इसमें, जिससे कि लोगों को आसानी से पहुंच हो जाए, वो सारी चीजें इसमें बताई। तो ये योजना तो खत्म हो गई, लेकिन इसमें ध्यान रखना जन आरोग्य योजना का मतलब मेन क्या है, इसमें केंद्र खोले जाए और केंद्र के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर उनको दवाई भी दी जाएगी, दवाई तो सब्सिडी आधारित होती है। एविएशन मिनिस्ट्री की अगर देखें तो ये भी, इस मिनिस्ट्री की भी योजना थोड़ी कम पूछी जाती है, बट जस्ट गो थ्रू दिस। पूरे देश का आम नागरिक या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आप सभी जानते हैं कैग ने इसकी रिपोर्ट हाल ही में, बड़े देश का आम नागरिक की रिपोर्ट कैग के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट है वो संसद में पेश की गई है। योजना आप सभी जानते हैं छोटे छोटे हवाई अड्डे कनेक्ट करना, क्षेत्रीय संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना, बस सस्ते में लोग हवाई यात्रा भी कर सके। केंद्रीय योजना है, इसमें एयरलाइंस को मुख्य रूप से सहायता दी जाएगी, एयरलाइंस को सहायता दी जाएगी, रियायतें और व्यवहारिता अंतराल वित्त के माध्यम से दी जाएगी। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में विमानन सूचना को, हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक के माध्यम से। इस योजना की शुरुआत बेसिकली राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 के अंतर्गत की गई थी। इसमें था कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता और सूचना के विकास से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। रियायती दरों पर सीटें उपलब्ध की जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की दूरी के लिए प्रति सीट किराया बाद 25 रुपये डिसाइड कर दिया गया। हालांकि
योजना दस्तावेज में सूची के अनुसार किराए की सीमा समायोजन की जाती है, और एयरलाइंस को 50% सीटें रियायती किराए पर देनी पड़ेगी। एयरलाइंस को न्यूनतम 9, अधिकतम 40। ठीक है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड का इसमें स्थापना की गई है, जो प्रति वर्षों के आधार पर फंडिंग करती है। मांग और बाजार आधारित मॉडल को इसमें अपनाया गया है। मांग और बाजार आधारित मॉडल कैसा होगा? योजना केवल उन राज्यों हवाई अड्डों, एरोड्रोम, हेलीपैड के लिए उपलब्ध होगी जो योजना के लिए रियायत प्रदान करने की प्रतिबद्ध हो। यानी कि बहुत सारे राज्य जो रियायत ही ना दें, तो वहां पर योजना का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ राज्य खुद भी आगे से प्रतिबद्ध हो, तो उन राज्यों की, जैसे अब मान लो हवाई अड्डा स्थापित होगा तो भूमि चाहिए, अग्निशमन सेवा चाहिए, रियायती दरों पर बहुत सारी चीज चाहिए, तो वो अगर राज्य उसको प्रोवाइड करवाएगा तब जाकर के वहां पर होगी। इसलिए कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क सुरक्षा सुरक्षा अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं इसमें दी जानी चाहिए, तब जाकर के वहां पर हेलीपैड ये उत्पन्न होगा। एयरलाइंस को सपोर्ट किया जाएगा इसमें। एयरलाइन सपोर्ट कैसे होगा? एयरलाइंस को शुल्क से प्राप्त की गई राशि के जरिए जो व्यवहार या गैप अंतराल है उसका 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, 20% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ा अलग है, 90% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा, 10% हिस्सा उसके द्वारा। एक चीज ध्यान है, इसका मतलब फाइनेंशियल सिस्टम को समझिए। मान लो किराया है 1,000 रुपये, ओरिजिनल किराया 1,000, ओके, ओरिजिनल किराया 1,000 रुपये, लेकिन सब्सिडी आधारित वो दे रहा है कितना, मान लो 700 रुपये। तो एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है कितने में? 300। इस 300 को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एयरलाइंस को, तुम्हें क्या लगता है एयरलाइंस फ्री में छोड़ देगी? एयरलाइंस को सपोर्ट दिया जाएगा, या तो उसकी एयरलाइंस को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इस 300 रुपये का, या एयरलाइंस को हो सकता है अदर प्रकार के सपोर्ट दिए जा सकते हैं। तो 300 रुपये एयरलाइंस को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है। लचीलापन होगा, मतलब क्षेत्रीय जो एयरपोर्ट है उन पर ज्यादा से ज्यादा इसमें दिए जाएगी। उड़ान के अंदर बहुत सारी, जैसे लाइफ लाइन उड़ान, कोविड-19 के दौरान ये शुरू की गई थी लाइफ लाइन उड़ान, देश भर में मेडिकल जो दवाइयां हैं उनको सपोर्ट किया। कृषि उड़ान, आप सभी जानते हैं बजट में घोषित किया गया था। कृषि उड़ान के अंतर्गत भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, जहां पर मुख्य रूप से कृषि उत्पादों को उचित कीमत नहीं मिल जाती, ट्राइबल एरिया, उन किसानों को मुख्य रूप से, विशेष रूप से उनकी फसलें दूर दूर तक पहुंचाने की ये उड़ान अलग से चलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, नागरिक विभाग विमानन मंत्रालय की योजना बहुत महत्वपूर्ण। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने से संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार करने में सहायता करेगा। ये भी एक चीज है इसमें। ठीक है। उसके बाद आती है योजनाएं जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। भारत नेट बहुत पुरानी योजना है दोस्तों। देश में भारत नेट परियोजना के तहत 2.1 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय के अनुसार भारत परियोजना, मतलब ये योजना क्यों बनाई है, सिंपल सा, वो तो बहुत चल रही है। योजना का मेन एक ही उद्देश्य है, जितने भी आपने अपने अपने एरिया में ग्राम पंचायतों के सेंटर देखे होंगे, उनको नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया है इसमें। ये केंद्रीय योजना है, आप सभी जानते हैं। और सभी ग्राम पंचायत को लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटली बनाना है, उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाना है। फंड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस क्या होती है? ये सर्विस जो हर क्षेत्र में देना, सभी के लिए एक किफायती प्राइस पे देना, सभी के लिए अनिवार्य होती है, उन सर्विसों के लिए फंड बनाया जाता है, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। एजेंसी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, बीएसएनएल के साथ मिले, इसको विलय कर दिया गया, वो इस पर है। उद्देश्य क्या है वही मैं बताऊं। टोटल 2.6 लाख जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 100 Mbps बैंडविड्थ के माध्यम से ब्रॉड नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी। 3 चरण थे इसके, भारत नेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट 2011 में हुआ, ऑप्टिकल फाइबर का सर्जन कर दिया गया इसमें ग्राम पंचायतों में, तो जीपीएस से जोड़ा गया था। रेल और पीजीआर केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से फाइबर का उपयोग किया गया था। भारत नेट के सेकंड, इसमें के माध्यम से ग्राम पंचायत जोड़ने के लिए मीडिया के दक्ष माध्यम, राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र के मॉडलों को यहाँ पर अपनाया गया था, है ना। तो बेसिकली जो अलग अलग मॉडल है उनको इसमें चेक किया गया था। भारत में इसमें अत्यधिक नेटवर्क के साथ नेटवर्क प्रक्रिया को बहुत हाईलाइटेड दिया गया है, भारत नेटवर्क उसमें। तो स्टेज की वाइज भारत नेटवर्क योजना के अंतर्गत चीजें बढ़ती गई। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, देखो 3 चरणों से निम्नलिखित लाभ की हुई बात मैं बता रहा हूँ। भारत चरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो पहले चरण में लगभग 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख को ब्रॉडबैंड सेवा दी गई थी।
दूसरे चरणों में लगभग 1.44 लाखों में से 71,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को दी गई थी। तीसरे चरणों में भविष्य के लिए तैयार नेटवर्क में वही 5G नेटवर्क जैसी चीजें तैयार की जाती है। अप्रोच सिंपल सी अप्रोच है। विलेज लेवल पर क्या किया जाएगा, इंटरप्राइजेज किए जा रहे हैं लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन के लिए। 5 पॉइंट साझा किया जा रहा है, वो कोई काम की चीज नहीं है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, ठीक है। योजना में जो भी नेटवर्क बनाया जाएगा और राष्ट्रीय परिसंपत्ति बनाया जाएगा। योजना का निर्माण पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जा रहा है और ब्रॉडबैंड सेवाएं निर्मित अवसंरचना के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। यानी कि बेसिकली जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट है, इन चीजों को यूज किया जा रहा है। और योजना का लाभ क्या होगा, पूरा ग्रामीण एरिया डिजिटलाइज हो जाएगा। ई कॉमर्स, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग सभी चीजों में डिजिटल हो जाएगा। तो इसके लिए योजना चलाई गई थी भारत में। अगली आती है आपकी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मामले की, जो आपका पीडीएस सिस्टम वाले बात। इसकी ये इंपॉर्टेंट योजना है। इसका यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसमें आप सभी जानते हैं खाद्यान्न को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया। ठीक है। तो इस योजना केंद्र सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कोविड-19 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत लोगों को 5-5 किलो अनाज दिया जाता था। उसको पहले 5 साल के उस टाइम चलाया गया था। अब उसको 1 जनवरी 2024 से अगले 5 सालों के और एक्सटेंशन कर दिया है। बस ये करंट में बाकी हुई है। आप सभी जानते हैं केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कौन सी? ये योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य खास शिक्षा प्रदान करना है। इसमें कवर कौन सा है? सेवन टोटल जनसंख्या, देखो इसमें टोटल 67% जनसंख्या कवर है। इसमें रूरल एरिया के आगे 75%, अर्बन एरिया के आगे 50% जनसंख्या, इतना क्षेत्र इसमें कवर है। ठीक है, भारत की मतलब 2/3 जनसंख्या इसमें कवर है। लाभ वित्त वर्ष 2011 के अंतर्गत नेशनल जो स्पेसिमेन सर्वे हुआ है, उसमें परिवार आधारित इसमें सर्वे लिया गया है, जिसमें एक परिवार को पर व्यक्ति 5 kg अनाज की बात। ठीक है। अब वो एक परिवार में एक व्यक्ति 5 kg अनाज की बात की गई है 1 महीने। ठीक है। योजना का अनुदेश लक्षित जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है, उसके तहत जो सब्सिडी आधारित जो पात्र परिवार है उनको कानूनी अधिकार प्रदान करना। और सब्सिडी आधार जो केंद्रीकृत निर्गत मूल्य है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस का मतलब है जो पीडीएस फूड जो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जिस रेट पे वो लोगों को प्रोवाइड करवाती है, उसको बोला जाता है सेंट्रल इशू प्राइस। इसके अलावा ये जरूर देखना है आपको, लाभ क्या है इसमें, 1, 2 और 3 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से, यानी चावल दर पर सब्सिडी दरों पर चावल, गेहूं और मोटा अनाज इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। चावल के लिए 1 रुपये किलो, इसमें शायद मुझे लगता है उल्टा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। इसमें मोटा अनाज 1 रुपये पे, गेहूं 2 रुपये पे और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिया जाएगा। ये निर्गत मूल्य सेंट्रल लेवल, ध्यान रखना। आप सभी जानते हैं नॉर्मली गेहूं आएगा 20 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये किलो, लेकिन यहाँ आपको सब्सिडी आधारित कर दी। ठीक है। लाभार्थी कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, प्राथमिकता वाले परिवार। दूसरा, अंत्योदय योजना में शामिल परिवार, जो अंत्योदय योजना में शामिल किए गए थे वो परिवार तो ऑलरेडी शामिल है। तीसरा, प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध किया जाएगा। अंत्योदय योजना, ध्यान रखना, देखो दोनों को टेक्निकल समझ। एक अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई थी। अंत्योदय अन्न योजना में जो सबसे ज्यादा गरीब, मतलब सबसे ज्यादा पिछड़े हुए लोग थे, उनके लिए खाद्यान्न की शिक्षा उपलब्ध करवाई थी। उनके लिए ध्यान रखना, पहले से ही 35 kg थी एक परिवार, वहां फिक्स था एक परिवार के लिए 35 kg। जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, इसमें हर व्यक्ति के लिए 5 kg और परिवार में 5 सदस्य माने जाते थे, अर्थात 25 kg। तो इसमें यह बोला गया कि जो अंत्योदय योजना में जो कंटिन्यू चल रहा है 35 kg चलता है। और इसमें जो शामिल जो प्राथमिकता वाले परिवार जो लाभार्थी इसमें शामिल है, उनको 5 kg प्रति व्यक्ति चलने वाला, कोई 25 kg। ठीक है। इसके अतिरिक्त टारगेटेड पीडीएस के माध्यम से प्रति परिवार प्रति माह 1 kg चीनी दी जाएगी। केंद्र सरकार योजना के भागीदार राज्यों को परिवारों को चीनी देने के लिए 18.50 रुपये की सब्सिडी देगा। केंद्र सरकार राज्यों को सब्सिडी देगा। यदि चीनी की कीमत 10-20 रुपये है तो 18.50 हम देंगे आप। राज्य सरकार केंद्र शासित वितरण लागत खुद वहन करेगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन लागत है, ट्रांसपोर्टेशन लागत है, उसको खुद वहन करेगी। डीलरों और खुदरा विक्रेता के मार्जिन के साथ साथ परिवहन लागत भी शामिल है।
राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार का खर्च है, ध्यान रखना। ये खर्च किसका है? राज्य सरकार का। गेहूं उत्पादन कौन कराएगा? राज्य सरकार। चावल उपलब्ध, सॉरी, गेहूं उपलब्ध करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, चावल सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी चीजें हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चीनी पर वो सब्सिडी देगा स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आपके जो ये सेंटर है वहां पर जो कर्मचारी लगाए जाएंगे उनकी कीमत स्टेट गवर्नमेंट को वहन करनी पड़ेगी। हाल ही में सरकार ने ये परिवारों के लिए, जो अंत्योदय योजना परिवारों के लिए, चीनी योजना के अंतर्गत 2 और वर्ष बढ़ा दे, 2026 तक देती अंत्योदय योजना वालों को। ठीक है, इसके अलावा ये यूपीएससी का स्टेटमेंट था 2019 में, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसके लाभार्थी होंगे। गर्भवती महिलाओं और स्तन कराने वाली माता को आंशिक वेतन मुआवजा दिया जाए, कम से कम 6,000 रुपये नगद दिए जाएंगे, 6,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। ठीक है ना। अनलॉक खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई लाभार्थी है उसको किसी कारण से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया तो उस लाभार्थी को अपना पैसा देना पड़ेगा, जो मार्केट प्राइस के आधार पर डिसाइड होगा। इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र है, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर। लोक सेवा प्राधिकारी को अर्थदंड है अगर जिला शिकायत निवारण तंत्र अधिकारी द्वारा अनुशंसित अनुपालन के विफल होने पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा उस पर टैक्स को लगाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण, इसमें घर की सबसे वरिष्ठ महिलाओं को ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा, उसी के आधार पर उसको मिलेगा। ठीक है, देखो दोबारा केंद्र सरकार क्या जिम्मेदारी होगी? केंद्र सरकार खाद्यान्न का आवंटन करेगा और खाद्यान्न राज्य तक पहुंचाएगा। एफसीआई गोदामों को उचित कीमत पर सब्सिडी डिलीवरी करने के लिए केंद्र राज्य सरकारों को सहायता करेगा। लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि पात्र परिवारों की पहचान की जाए, उनके लिए राशन कार्ड जारी किए जाए। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई थी, जिसके अंतर्गत 5 साल की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न दिया गया था। लाभ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न सुविधा दी गई थी। इसके अंतर्गत वन राष्ट्र वन नेशन राशन कार्ड को लाया गया था। देखो अभी क्या है, राशन कार्ड में क्या देखिएगा, अगर आप जिस क्षेत्र के राशन कार्ड है ना आपका, वहीं पे आपको पंचायत से पैसा मिलेगा, मतलब अनाज मिलेगा। इसमें बिहार का आदमी बेचारा दिल्ली में काम करने हैं, अब उसका नाम बिहार में दर्ज है, उसको दिल्ली में खाद्यान्न नहीं मिलेगा। अब उसको क्या फायदा बेचारे का, रहेगा तो यहाँ, अब खाद्यान्न 35 किलो लेने के लिए बिहार चल जाएगा। इसलिए इसमें एक नई इनिशिएटिव ला गए, एक राशन कार्ड जारी किया जाएगा जिसके नाम पर आप दिल्ली में भी वो अनाज ले सकते हैं, बायोमेट्रिक आधारित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति या पीएम पोषण अभियान, आप सभी जानते हैं 2021-22 से लेकर के 2025 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इसमें प्री स्कूलिंग और 8वीं तक के बच्चे इसमें शामिल है। शिक्षा मंत्रालय इस प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण का क्या है, नोडल एजेंसी ध्यान। ठीक है, और देखिए ये इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू की गई थी, 2022 में से मिशन शक्ति में मिला दिया गया था। ठीक है ना। मिशन शक्ति आप सभी जानते हैं महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसकी जो नोडल एजेंसी दोस्तों वो है महिला बाल विकास मंत्रालय। कौन है? महिला बाल विकास। इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सशर्त डीबीटी के माध्यम से कैसा, ध्यान रखना 2 योजना वो अलग है। एक योजना है, एक ये भी है अपनी जीवन, इसमें यह है कि गर्भवती महिलाओं के लिए वही 6,000 रुपये दी जाएंगे उसमें। अब एक योजना अलग सही है, देखो इसी उसी योजना का पार्ट है ये, जो मैंने ऊपर डिस्कशन की वही योजना है, उसको डिटेल से यहाँ दिखाया गया है, 2017 में शुरू किया गया था इसमें। देख लाभार्थी, अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कम से कम 19 वर्ष की महिला अगर है तो उसको इसमें लाभार्थी लाभ। परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपये सशर्त मातृत्व लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखना ये है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। और एक है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत महिलाओं को डिलीवरी के समय 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बालिकाओं को सहायता, इसमें दूसरी बालिका के जन्म पर भी 1 के 6,000 रुपये की और दी जाती है। ठीक है, ये सपोर्टिंग सिस्टम, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा। देखो एक तो है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत भी ये प्रधानमंत्री जननी योजना चलती है, इसमें 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे, जो भी किस्त के साथ दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री जो योजना है मातृ वंदना योजना, इसमें भी वही सुविधा है, 5,000 रुपये आपको
पहले बच्चे की सशक्त जीवित बच्चा होगा उसको दिए जाएंगे। अगर दूसरी बालिका का जन्म हो रहा है उसमें 6,000 रुपये आपको दिए जाएगा। पहले डिलीवरी पे भी महिला को 6,000 रुपये मिले। योजना वही है, वहां 6,000 ले लो चाहे यहाँ 6,000 ले लो, एक ही बात है। इसके बाद एक योजना है, नई योजना है और आई है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इंडेक्स। अदिति योजना बोलते हैं इसको नॉर्मली। ठीक है, अदिति योजना क्या है, ध्यान रखना, बहुत आराम से सुनना, बहुत अच्छी योजना है ये। देखो, इस योजना का उद्देश्य 30 डीप टेक आधारित महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकास करना, यानी कि जो डीप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी है उससे आधारित हमें क्या करना है, हमारी टेक्नोलॉजी को इनोवेटिव करना है। इसमें जो योजित योजना के विजेता और पार्टनर हैं उनको सहायता प्रदान, इसमें कुछ लोगों को इस क्राइटेरिया के आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर या मुख्य रूप से देश के लिए मुख्य रूप से डीप टेक्नोलॉजी से संबंधित अच्छी तकनीकों को बढ़ावा दे सके। योजना 2023 से 2024 के 26 तक चलेगी। ठीक है, उद्देश्य वही है, बेसिकली जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें तीव्रता से इनोवेशन को बढ़ावा देना है। और उसके लिए जो भी मतलब मुख्य रूप से इक्विपमेंट है जो भी है उसको यहीं पर बनाना है, विदेशी निर्भरता बहुत कम करनी है। इस योजना के तहत रूप से जो सर्पिल या कुंडलित विकास देना अनुप्रयोग, मतलब बेसिकली क्या होगा, जो भी उत्पादक है उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी वॉच टूल को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। इसकी डिटेल आप देख सकते हो उसमें, बहुत डिटेल इसमें बहुत अच्छे से दी गई, बहुत बड़ी डिटेल है, इतनी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ उसकी थोड़ी थोड़ी। ये उसमें नहीं है, इसका क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इसको देखो। पहला, अदिति चैलेंज क्या है। अदिति चैलेंज क्या है, कंपटीशन। एक अधिकतम 2 विजेताओं के समर्थन का प्रावधान किया गया है। किसी आवेदक को एक समय में केवल एक ही अदिति चैलेंज से पुरस्कृत किया जाएगा। अदिति योजना में अदिति की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए आई इंडेक्स प्राइस श्रेणी चैलेंजिंग को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पार्टनर्स इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर्स योजना की अवधि के दौरान विशेषज्ञता वाले 10 पार्टनर इंक्यूबेटर का एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, देखो जिससे सिंपल सी बात है, पहले एक क्राइटेरिया होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको पार्टनर्स बनाए जाएंगे। और पार्टनर्स को हर पार्टनर से 10 लोग एक में शामिल कर दिए, 10 लोग एक में शामिल कर दिए, ऐसे किया जाएगा। और फिर 10 लोगों को शामिल किया गया, वो अपना काम करेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, उनको बिजनेस से संबंधित सपोर्ट दिया जाएगा, और सारी चीजें उसमें दी जाएगी। इसके अलावा अगर सिर्फ वित्तीय सहायता की बात करें तो दोस्तों, अदिति विजेताओं को सहायता अनुदान, यानी कि प्रति विजेता 25 करोड़ रुपए अधिकतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट 50% तक अनुदान इसको दिया जाएगा। टोटल बजट को 50%, 25 करोड़ की सहायता या 50% उसका बजट। पार्टनर इंक्यूबेटर को मतलब इस प्रोजेक्ट में 6 प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक चरण के में भुगतान की अधिकतम अवधि 1.5 लाख रुपए होगी। ठीक है, ऐसा अनुमान है कि भुगतान पार्टनर को उनके संबंधित चैलेंज की विजेता के प्रत्येक चरण में पूर्णतः आधार प्रदान किया जाएगा। इतना टेक्निकल यूपीएससी नहीं पूछेगा, डोंट वरी। आपको सिंपल सा ये कहानी इतना सा, इससे काम चल जाएगा, इसको पढ़ लीजिए बस। ठीक है ना, ये काम के बाकी छोड़ दीजिए। इसमें पात्रता कौन होंगे ये जरूर एक देख सकते हैं आप, पात्रता कौन होंगे, ऐसे स्टार्टअप जो अभी स्टार्टअप की मान्यता मारे कंपनी अधिनियम में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और स्टार्टअप को अलग अलग इनोवेटर के रूप में शामिल किया गया, ये इसमें शामिल होंगे, बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके अलावा ये आदित्य योजना बेसिकली रक्षा उत्कृष्टता के लिए लाई गई है। और इसमें इंडेक्स जो है आपका रक्षा नवाचार संगठन इसका नेटवर्क कर रहा है, इसमें लोगों को फंडिंग दी जाएगी। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी, जस्ट गो थ्रू दिस। इतना मत जाओ टेक्नोलॉजी, इतना टेक्निकल मत जाओ। बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना है। अब इसमें आगे देखते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इनिशिएटिव चलाई गई थी। इसमें सबसे पहले आप सभी जानते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बहुत पुराना है, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम है, बस जस्ट गो थ्रू ओनली वन, बस इसके अलावा कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है इसमें। ठीक है, मेंस थोड़ा हेल्प करेगा लेकिन अभी मेंस की ज्यादा ध्यान नहीं देना है इसको, ये भी कोई काम की नहीं है अपना। ठीक है, इसके अलावा आती है आपकी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को 9 साल पूरे हो गए, इसलिए आप सभी जानते हैं इसका मेन काम था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि सभी की बैंकिंग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जमा करा सकता है
बचत करवा सकता है, रेमिटेंस, ऋण, बीमा आदि तक वो अपना सुनिश्चित कर सकता है। यदि आपका अकाउंट है तो आप 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके खाते में पैसे नहीं होते हुए 10,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। 2 लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस बीमा मिलता है, और प्रत्येक व्यक्ति जिसका अकाउंट नहीं है वो इसके एलिजिबल है, अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है ना। 2014 में शुरू की गई थी वित्तीय राष्ट्र समावेशन के लिए इसको शुरू किया गया था, वंचित वर्गों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए और उनको विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए इसको दिया गया था। इसके अंतर्गत बेसिकली ये चीज बेसिक इंपॉर्टेंट है। आप जो खाता खुलवाते हो उसके अंतर्गत डेबिट कार्ड भी मिलेगा आपको, एपीएस से ट्रांजेक्शन भी मिलेगा, आप अपना एंटर ऑपरेट कर सकते हो अकाउंट को। इसमें आसानी से केवाईसी होती है। इसके अंतर्गत एक बीमा सुविधा है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इसमें 2 लाख रुपए तक का आपका बीमा कवर होता है। 10,10,000 तक की आपकी ओवरड्राफ्ट सुविधाएं होती है। आप इसको किसी भी जगह चला सकते हो, अपने अकाउंट में आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इसमें पेंशन भी योजना है। इसके अंतर्गत आप जो भी पेंशन योजना आती है उसके अंतर्गत अकाउंट में आ सकती है। 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट मिल सकती है। छोटा 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको मिलेगी। इसमें अगर आप किसी प्रकार का लोन ले रहे हो तो उसकी क्रेडिट गारंटी मिलेगी। बैंकिंग सेवाओं तक आपकी सुनिश्चित करेगी, इसलिए इस योजना को चलाया गया था। और इसका पूरा है कि आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। इसके अंतर्गत देखो डीबीटी मिल जाती है आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत। ये इस खाते को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। डीबीटी जहां भी आपको मन रहेगा, किसी का पैसा लेना है डीबीटी में इसको दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत इस अकाउंट को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना को, मुद्रा योजना के अंतर्गत, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आप इस खाता को दे सकते हैं। ठीक है ना। जो भी बेनिफिशियरी है वो सब इसके इस खाते के लिए एलिजिबल है, और वो इस जगह इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना आप सभी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था 2015 में। महिलाओं, बच्चियों के लिए सेविंग करने के लिए इसको चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ये था। इसको थोड़ा टेक्निकली जानेंगे। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छी होती है, आप सभी जानते हैं, 8.2 है। लाभार्थी, हर परिवार की 2 महिलाएं, 2 बालिकाएं जो जिनकी उम्र 10 साल तक हो वो इसके लिए एलिजिबल है। एक बालिका के बाद केवल एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो सकता है, और एक लड़की के पास केवल एक सुकन्या अकाउंट होता है। ठीक है। खाता खोलना, आप खाता डाकघरों के माध्यम से या वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसी भी शाखा से अकाउंट खुलवा सकते हो। हर परिवार के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 लड़कियों पर अकाउंट है, हर लड़की का एक अकाउंट होगा। लेकिन अगर दूसरी, पहली बार में एक लड़की, दूसरी बार में अगर उसके 2 जुड़वा लड़की होती है, 3 जुड़वा लड़की होती है, तो सभी लड़कियों का अकाउंट है। ठीक है। अकाउंट को भारत के किसी भी डाकघर में, डाकघर से बैंक में, बैंक से डाकघर में आपस में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्याज दर, इसमें ब्याज दर की गणना आपको की जाती है, ज्यादातर अच्छा खासा ब्याज दर मिलता है। अभी जो देखेंगे 8.2% इसमें मिल रहा है। योजना बेसिकली ये आपकी मैच्योरिटी पीरियड इसका 21 साल है। 21 साल या उससे पहले भी आप इसको निकाल सकते हैं, लड़की की स्टडी करने के लिए, लड़की की शादी करने। समय से पहले अगर खाता बंद करना है तो ऐसी खाता दादा की अगर मर गया हो या उसकी डेथ हो गई हो, ऐसी स्थिति में आप उसमें निकाल सकते हो। समय से पहले अगर पैसा निकालना है, नॉर्मली इसकी 21 साल होती है मैच्योरिटी। जब लड़की की उम्र 21 साल होती है तब तक ही चलता है, लेकिन आप 18 की उम्र में निकाल सकते हो हायर एजुकेशन के लिए 50%, टोटल अमाउंट का 50%। इसके लिए ओनली हायर एजुकेशन। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अलावा है कि 10 वर्ष के बाद लड़की खुद इसको एलिजिबल कर लेती है, परिपक्वता अवधि लड़की को मिलती है। खाता बंद नहीं किया जाता, खाता कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक राशि जमा की जाती है। 15 वर्ष, उसके बाद उसमें मैच्योरिटी चलती जाती है। अगर मान लो अपना अकाउंट खुला 1 साल में था, 15 साल तक अकाउंट पैसे जमा करवाना पड़ेगा। आप मिनिमम 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये पर ईयर इसमें डिपोजिट करवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। आप सभी जानते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक स्टार्टअप स्कीम है, मतलब बेसिकली जिसमें SC ST और महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए इस स्टैंड अप स्कीम को लाया गया है, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा सके। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में महिला लगी हुई है, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से, या व्यापार क्षेत्र में लगी हुई महिला ST और SC के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सिडबी इसको संचालित करने वाली एजेंसी है दोस्तों। और इसमें हर बैंक को ये क्राइटेरिया दिया गया है कि हर बैंक या तो एक ST को या एक SC को या एक महिलाओं को व्यापार सेवा इन क्षेत्रों में मिनिमम 10 लाख से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन फैसिलिटी उसको दे सकते हैं। ऋण देने वाली संस्था शेड्यूल बैंक, सभी बैंकों की शाखा है जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, जाना कौन होगा, शेड्यूल
कॉमर्शियल बैंक इसमें होंगे। ऋण सुविधा, ऋण सुविधा मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के अलावा बैंकों द्वारा जो जब कोलेटरल है उसके माध्यम से दी जाती है। कोलेटरल कई बार सरकार कोलेटरल का गारंटी दे देती है, ठीक है ना। ब्याज दर नॉर्मली फ्लेक्सिबल ब्याज दर होता है, इसमें थोड़ा छूट भी मिलती है आराम से। 18 महीने की मॉरेटोरियम मतलब पोस्टपोन्ड, अगर आपने मान लो 7 साल के लिए लोन लिया, आप नहीं चुका रहे तो 18 महीने और एक्सटेंशन हो सकता है आपको ना चुका रहे, ठीक है। ये बेसिक सुविधा है। और इसके अलावा योग्य कौन है, इसमें ध्यान रखना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वर्ग के 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति या महिला, ये इसमें क्या एलिजिबल, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तो नहीं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब नए प्रोजेक्ट में आप इसको लगा सकते हो। अगर मान लें आप कोई कंपनी में लगा रहे हो या कोई उद्यम में लगा रहे हो, तो उस उद्यम में 51% हिस्सेदारी या तो उस एसटी की होनी चाहिए, उस एससी की होनी चाहिए, उस महिला की होनी चाहिए जो इससे फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा है। और उधारकर्ता किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं है। अगर डिफॉल्टर है तो उसको नहीं। प्रधानमंत्री, अगर हम देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय की योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बेसिकली इसमें मत्स्य जागृति अभियान चलाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि मत्स्य क्षेत्र को सस्टेनेबल और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया था। केंद्रीय योजना है, इस योजना के बहुत सारे पार्ट है। कुछ योजना केंद्रीय योजना है और कुछ योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है, और मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित डेवलपमेंट को बढ़ावा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्यादा नहीं, इसके अंतर्गत स्वच्छ सागर योजना भी इसी का पार्ट है, जिसमें जैव शौचालय को मतलब जो बोट है उसमें जैव शौचालय वाली व्यवस्था की जाएगी ताकि समुद्र गंदा ना हो, या कोई चीज है। बीमा कवरेज की व्यवस्था है, ई ट्रेडिंग है, मछुआरों के लिए और जीपीएस आधारित डेटा की है, ठीक है। ब्रूड बैंकों का मतलब मछलियों के लिए ब्रूड बैंकों की बात की गई है। एकीकृत प्रयोगशालाएं इसमें बनाई जाएंगी ताकि मछलियों से फिशरिंग से संबंधित जो हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 90% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% हिस्सेदारी नॉर्मली। ध्यान रखना, जब भी केंद्रीय परियोजना है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा ही होगा। सामान्य राज्यों में 60-40 और विशेष राज्यों में 90-10, ठीक है। इसके अंतर्गत मत्स्य संपदा जागृति अभियान चलाया गया है। रिवर रैचिंग प्रोग्राम चलाया गया है जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। और एक पेनियस इंडिकस आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम चलाया गया है जो मुख्य रूप से जो मत्स्य के जीन मत्स्य प्रजाति है मत्स्य की, उनके अंतर्गत रिसर्च अनुसंधान करेगा जेनेटिक्स को लेकर के। ये लक्ष्य रखा गया, लक्ष्य नहीं पूछा जाता कभी, इसको छोड़िए। आयुष्मान जन आरोग्य योजना, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बेसिकली है तो वही है लेकिन थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। कैग ने इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की है हाल ही में। इसी के अंतर्गत वो केंद्र बनाए गए थे जिसकी हमने पहले वीडियो में डिस्कशन की गई थी। और इस योजना में आपको मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को टारगेट करना था। ये केंद्रीय सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। उसमें वही है 60-40% सेंट्रल गवर्नमेंट और 90-10%, यानी कि अदर स्टेट जो आपके स्पेशल स्टेट है उनके लिए 90-10 होगा, और 60-40 किस लिए जनरल स्टेटों के लिए होगा। इसका उद्देश्य 12 करोड़ परिवारों को मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत लाना, ठीक है, जिससे भारत की लगभग लगभग शुरुआत में लगभग लगभग इसमें अगर 60 करोड़ जनसंख्या आ जाए, क्योंकि नया सेवेंथ भारत में आता है, एक परिवार में 5 सदस्य की बन जाता है। इसके अंदर दो पार्ट है। पहला, एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाना, और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी कि इंश्योरेंस सुविधा प्रदान। ये जो योजना शुरू की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के आधार पर की गई है, जिसमें पहले आपको प्राइमरी हेल्थ कवरेज सेंटर 1.5 लाख हेल्थ कवरेज सेंटर बनाए जाएंगे, एक तो ये चीज हुई। और दूसरी बात, इसमें इंश्योरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसको जो पूरा फाइनेंस फंडिंग है वो राष्ट्रीय वित्त पोषण राष्ट्रीय मिशन के द्वारा दिया गया है। पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके द्वारा इसको फंडिंग दिया जा रहा है। और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जो लाभार्थी, उनकी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में की गई थी, उसके अंतर्गत इसको लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इसमें बीमा मिलेगा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और दोनों चीजें मिल सकती है आराम से। इसमें नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण होगा जो पूरा इसको देख रेख करेगा। उसका अध्यक्ष मुख्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री होगा। राज्य स्तर पर इसमें मुख्य रूप से एक सीईओ होगा जो स्टेट लेवल पर देखेगा। जिला स्तर पर मुख्य रूप से एक डीआईयू, डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट होगी, जिसका अध्यक्ष डीएम हो सकता है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से बहुत सारा इसको वेरिफिकेशन होता है इसमें। इसके अंदर कई योजना चालू की गई। अब आपको ये देखना है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके।
देखो, लाभ क्या है, प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज। हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज है। अप्रैल 2020 में जो कोविड 19 से भी अगर इफेक्ट हुए लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल भर्ती में होने के 15 दिन बाद तक आपका जो भी खर्चा होता है, दवाइयाँ होती है, परामर्श होती है, जो भी चीजें होती है सब उसमें कवरेज होती है। ऐसे पूरा ट्रांजैक्शन कैशलेस होता है, आपको एक कार्ड मिलता है, उससे आप आराम से कर सकते हो। सभी परिस्थितियों में ये लागू है, पहले दिन से, जिस दिन से आपको लेगा उस दिन से। योजना पूरे देश में पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसका लाभ ले सकते हो। और ये सभी बैंक, सभी हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, सभी के लिए इसमें जो एम्पेनल्ड है, इस पे एम्पेनल्ड जो हॉस्पिटल है वो सब इसमें शामिल है। और परिवार का आकार कितना होगा इसकी कोई सीमा डिसाइड नहीं है, और ना ही परिवार में किसी की कोई आयु डिसाइड है। लेकिन एक परिवार का जिसका नाम फिक्स होगा परिवार का, भाई ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, 5 लाख रुपए पर ईयर का इंश्योरेंस। इसके बाद आता है दोस्तों आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, एक तो प्राइमरी हेल्थ कवरेज सेंटर बनाए गए, और दूसरा शहरों में जो सेंटर बनाए गए उनका नाम दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंत्र। ठीक है ना, इसलिए हाईलाइटेड है। वही सेम योजना है, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ ज्यादा अलग नहीं है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 2021 में शुरुआत की गई, तो 2026 तक चली। इसमें क्या किया जाएगा, इतना टेक्निकल यूपीएससी में से नहीं पूछेगा, इसकी बेसिक कहानी बता दूं। इसमें यह है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र है या शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है उनमें तो प्राइमरी हेल्थ बोलते हैं, आपको पता है, और शहरी क्षेत्रों में इसको बोला गया है आयुष्मान आरोग्य। और यहाँ पर बेसिक बेसिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से 7 उच्च फोकस वाले राज्य हैं इसमें, और 3 उत्तर पूर्व के राज्य हैं इसमें। शहरी क्षेत्र में लगभग 11,000 शहरी क्षेत्र है इसमें। फिर इसके बाद ब्लॉक स्तर पर भी है इसमें, ठीक है ना। और ये केंद्रीय क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं इसमें शामिल है, बट इतना नहीं पूछेगा, इतनी गहराई से आपको नहीं जाना, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये देखो, एक तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मतलब जो भी हेल्थ डेटा है उसको एक मुख्य रूप से ऐप पे, एक पोर्टल पे डेवलप करना है, ठीक है। उसके लिए केंद्रीय योजना है और 5 वर्ष तक है, और इसमें मुख्य नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको चला रही है। एक ही चीज होगी इसमें, एक अकाउंट होगा हर व्यक्ति का, हेल्थ अकाउंट। उस डेटा को मेंटेन किया जाएगा, हेल्थ अकाउंट में उसको 14 अंकीय पहचान, उसको नंबर दिया जाएगा, जिससे उस व्यक्ति का सारा हेल्थ रिकॉर्ड वहां पर अपलोड। अगर कोई व्यक्ति मान लो बीमार हो गया तो डॉक्टर उस हेल्थ रिकॉर्ड को देख करके उसकी पूरे स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई काम का नहीं इसमें। ये स्कीम भी कोई खास नहीं है इतनी अच्छी काम की, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कीम काम नहीं। साइट सिटीज 2.0 अगर मैं कहूँ, जिसका मुख्य रूप से है कि शहरी क्षेत्रों को नफरत एकीकरण आस्पद करने के लिए इसको किया गया था। इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ तक बस इतना देख लीजिए, काम चल। यह योजना मुख्य रूप से सेलेक्टिव शहर है, उनमें नवीन टिकाऊ शहरी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना में फ्रांस और जर्मनी हमें सहायता दे रहे हैं, जबकि ये तो वित्तीय सहायता दे रहे हैं, और यूरोपीय संघ इसमें तकनीकी सहायता दे रहा है। इसकी एजेंसी जो चला रही है इसकी, वो राष्ट्रीय शहरी संस्थान है, और 4 वर्ष तक ये इसमें चलेगा, इतना ध्यान रखना। स्मार्ट सिटी मिशन बहुत पुरानी हुई, इसको यू कैन, क्योंकि देखो इतना ज्यादा डेटा याद नहीं रहता है, इसलिए हमें सेलेक्टिव सेलेक्टिव चीजें दी। इसके बाद आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी राष्ट्रीय आजीविका, मतलब देखो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सके। इसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करवाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुपों को जोड़ा गया था, है ना। तो वही है बेसिकली, इसमें शहरी निर्धन परिवारों को इसमें शामिल किया गया था, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें कोई शहरी समुदाय का व्यक्ति, समूह या स्वयं सहायता समूह इसके लाभार्थी है। हर जिला मुख्यालय इसमें शामिल होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पर 1 लाख से अधिक आबादी वाला सब शहर, हर शहर इस योजना के अंतर्गत शामिल। इस योजना में मुख्य रूप से वही वो दिया जाएगा, बैंकों की सहायता से, बैंकों के माध्यम से फंड दिया जाएगा, बस बेसिकली इतना ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, ये देख लो स्ट्रीट वेंडर के अंतर्गत, देखो हाल प्रधानमंत्री द्वारा पीएम स्वयं निधि योजना के अंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आप पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बारे में 4 जानकारी जाना, योजना का
प्रकार क्या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसमें क्या किया जाएगा, स्ट्रीट वेंडर्स है उनको कार्यशील पूंजी के माध्यम से ऋण दिया जाएगा छोटा सा, ताकि वो अपनी आजीविका चला सके थोड़ा सा। जैसे कोई ठेला लगा रहा है, कोई उसका बेसिकली चीजें चाहिए उसको, कोई चाय की दुकान, जो भी लगा रहा है, जो भी कर सकता है स्ट्रीट वेंडर्स, उसको मुख्य रूप से दिया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र, आसपास के अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर को शामिल किया गया है। इस योजना को चलाने वाली एजेंसी सिड भी है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, कोई भी कोलेटरल रखे। अगर व्यक्ति ने मुख्य रूप से पुनर्भुगतान कर दिया था तो दूसरी किस्त 20,000 की, अगर उसको भी रीपे कर दिया तो तीसरी किस्त 50,000 रुपये तक का उसको ऋण मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पुनर्भुगतान कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल लेवल पर कई सपोर्ट उसको मिलेगा। ठीक है। कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र होंगे, तो देखो, इसकी जो जिम्मेदारी है, राज्य शहरी निकायों को जिम्मेदारी दी गई वो स्ट्रीट वेंडर को पहचान करें। और योजना के अंतर्गत पात्र वेंडर कौन होंगे, देखो, शहरी स्वास्थ्य निकाय के द्वारा जारी किए गए वेंडिंग सर्टिफिकेट, जिसके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट होंगे उनको मुख्य रूप से दिया जाएगा। सर्वे से चिन्हित किया गया, अगर मान लें किसी के पास वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो सर्वे करके उसमें लिस्टेड में अगर वो शामिल है तो। और ऐसे वेंडर जिनका नाम सर्वेक्षण सूची में भी नहीं है, या जिन्होंने सर्वे पूरा होने के कार्य शुरू कर दिया, ऐसे को, ऐसा कोई अगर कोई इसको अनुशंसा पत्र दे रहा है तो वो भी शामिल होगा इसमें। ठीक है ना, वो सारे लोग इसमें शामिल होंगे। केंद्र राज्य योजनाएं इसमें सपोर्ट करेंगी। इसकी अवधि दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसमें क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी गई है। मेन बात, 1 वर्ष तक का अवधि के लोन, पहले आपको 10,000 दिया जाएगा, चुकाएगा, फिर 20,000 दिया जाएगा, फिर चुकाएगा, 10,000 दिया जाएगा। ऋण पर 7% ब्याज दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 7% की ब्याज दर से ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी आपको। 100 रुपये का आपको कैशबैक भी मिलेगा। अगर आपने रीपे किया तो आपको और भी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीज इसमें कवर। ये बहुत पुराना हो गया है, इसको जस्ट गो थ्रू होगा एक बार। ठीक है। शहरी आवास योजना जस्ट गो थ्रू, जो हाईलाइटेड किया इसमें इतना कभी जानता है। ये थोड़ी सी अटल भूजल योजना थोड़ा देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति ने निर्णय लिया है कि अटल भूजल योजना को 2025 के बाद अगले 2 वर्ष 2027 से 27 तक जारी रखने का फैसला किया। अटल भूजल योजना, वैसे ये योजना, सारी योजनाएं आप वैसे अगर आपने सोशल की पढ़ी होगी तो उसमें आ जाएंगी, कुछ आपकी अगर आपने पढ़ी है इकोनॉमिक पढ़ी है उसमें आ जाएंगी, कुछ आपने पर्यावरण की पढ़ोगे उसमें आ जाएंगी। घिसी पिटी रिपीट होकर के सब यहाँ एक जगह आ रही है इसलिए, तो यहाँ इसलिए हम थोड़ा जल्दी में। आप बताए सारी स्कीम, आपकी जितनी पीटी 365 पढ़ोगे वह सारी स्कीम ऑलरेडी आप डिस्कशन कर चुके होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि उनको सभी को एक जगह कर दिया गया है, तो अगर आपने वहां पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भूजल का प्रबंधन के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना पर 50% जो फंड है वो मुख्य रूप से कहाँ से दिया जा रहा है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक दे रहा है। और 50% को सरकार खुद अपने बजट से दे रही है। महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी इसमें लगाई गई। ठीक है। तो लक्ष्य तो वही है कि जो भी ग्राउंड वाटर है उसका संरक्षण करना है। इसका पूरा नोडल एजेंसी कौन दोस्तों, केंद्रीय भूजल बोर्ड, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो एक बहु विषयक संगठन है, जो ग्राउंड वाटर पर पूरा रिसर्च करता है, प्रबंधन करता है, मूल्यांकन करता है, संवर्धन करना है और बहुत सारा काम करता है। इस अटल भूजल योजना के अंतर्गत लगभग 78 जिले, 193 ब्लॉक और 8350 ग्राम पंचायत है। और राज्य देखें तो हरियाणा पहला पे, उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, ये शामिल है। 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य इसमें शामिल है, लेकिन सभी राज्यों के लिए नहीं है। जल जीवन मिशन, हर घर के लिए जल, आप सभी जानते हैं। जल जीवन मिशन में 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पेयजल कनेक्शन से जोड़ने के लिए इसको शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों को, उसमें सभी ग्रामीण परिवारों, कोई भी ना छूटे, हर ग्रामीण परिवार के घर जल कनेक्शन होना चाहिए। केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसमें स्कूलों, आंगनबाड़ी सेंटरों और आश्रम शालाओं, मतलब ऐसा नहीं कि केवल घरों में, जितनी भी पब्लिक की चीजें हैं, पब्लिक प्लेसेज है, वहां पर भी स्कूल है, आंगनबाड़ी सेंटर, उन पर भी ये व्यवस्था की गई है। और इसकी निगरानी के लिए एक एकीकृत मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और JAJ, जल जीवन डैशबोर्ड बनाया गया है। इस पे हर डेली की अपडेट होती है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा देखो। गोवा पहला राज्य से हर घर को जल मिल चुका है।
दादरा नागर हवेली और दमन दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ हर घर को जल मिल सकता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है जहाँ हर घर को जल मिल सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको स्वच्छ सुजल प्रदेश क्या है, क्लीन जल प्रदेश के रूप में भी इसको सर्टिफिकेट मिला। ये थोड़ा सा कई बार स्टेटमेंट बन जाते हैं, इनको याद रखना। अब ऐसे थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ती है, देखो सभी को नहीं पढ़ा जाता, इस छोड़ दो, इतना डेटा याद नहीं रह पाता ना, बहुत सारी योजना है, ये बहुत पुरानी योजना है, इसे छोड़ो, इसको देख लेते थोड़ा सा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको देखते हैं। हाल ही में बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की उच्च लागत के अनुसार असंगठित क्षेत्रों के 21% श्रमिक प्रधानमंत्री SYM योजना से बाहर हो गए। देखो आप सभी जानते हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर की है, ताकि ये इनफॉर्मल सेक्टर की योजना है जिनको जो इनफॉर्मल, देखो नॉर्मली अगर जो लोग कंपनी में काम करते हैं, कहीं कंपनी में किसी मालिक की किसी संस्था में किसी जगह काम करते हैं, तो उनको बेसिक सामाजिक सुरक्षा इंश्योरेंस बेसिक सुविधाएं मिल जाती है, पेंशन मिल जाती है। लेकिन बेचारा जो इनफॉर्म होता है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई स्ट्रीट वेंडर का काम कर रहा है, कोई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसका इंश्योरेंस करने के लिए, उसका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई, केंद्रीय योजना है। 50% हिस्सेदारी स्वैच्छिक और 50% हिस्सेदारी मुख्य अंशदान आधारित पेंशन योजना के रूप में इसमें की जाती है। जैसे मतलब 100 रुपये, मतलब 50% हिस्सेदारी तो मुख्य रूप से वो खुद देता है जो इसको फैसिलिटी देता है, और 50% सरकार देती है। इस योजना का फंड मैनेजर LIC है। स्वैच्छिक है ये, स्वैच्छिक अनुसार बता दिया मैंने। और पात्र कौन होंगे वो देखो, इस योजना के लाभार्थी केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही होंगे। इस योजना में शामिल होने की आयु 40 वर्ष होगी और मासिक आय 15,000 इससे कम होनी चाहिए, वो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना, ये अल्पसंख्यक हितों के लिए चलाई गई है, मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को। इसके बाद आती है आपकी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, हाल ही में सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना दी गई, आप सभी जानते हैं। संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से MSME को संस्थागत ऋण, यानी कि बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले, इसमें ऋण देने वाली संस्था कोई भी हो सकती है, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित बैंक या अनुसूचित बैंक भी इसमें शामिल होते हैं। पात्र, इसमें कोई काम नया नया उद्यम आ रहा है या पहले से चल रहा उद्यम, दोनों शामिल है। और इसमें क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है जो इसको पूरी तरह देख रेख। अब सबसे इम्पोर्टेंट MSME का वर्गीकरण आप सभी जानते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम किसे कहते हैं। देखो नॉर्मली डेफिनेशन इनकी चेंज की गई थी, दोबारा 2020 में संशोधित किया गया था तब। इसमें यह कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहा है या उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक का निवेश 5 करोड़ रुपए तक का उसका टर्नओवर है तो वो माइक्रो। दूसरा, अगर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहा है और 50 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है, तो वो 50 करोड़ रुपए तक का है तो लघु में आएगा। और तीसरा, 50 करोड़ से अधिक को निवेश कर रहा है, तो निवेश कर रहा है 50 करोड़ तक और उसका टर्नओवर 250 करोड़, उसके आधार पर मुख्य रूप से उसको मिलेगा। ये चीज याद रखना, ये थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल से, क्योंकि ये थोड़ी हाईलाइटेड रही ज्यादा और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, नई स्कीम है इसलिए पहली बार आई है। देखो प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो पारंपरिक हमारे कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनको PM विश्वकर्मा योजना के शुरू की गई उनके लिए। ये भी एक सेंट्रल स्कीम है दोस्तों। इसका उद्देश्य जो पारंपरिक शिल्पकार है उनका सपोर्ट करना, उनको चाहे जो जो कारीगर है उनको मुख्य रूप से उनकी जो उपकरण है उनकी खरीदारी की सपोर्ट करना, वो सारी चीजें होती है, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, सारी चीजें इसमें शामिल होती है। कवरेज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल है। जिला स्तर पर लाभार्थियों की अधिकतम सुनिश्चित करने, लाभार्थियों की संख्या सुनिश्चित की जिला स्तर पर और चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ा रहे हैं। 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक की योजना चलेगी। ठीक है ना। इस योजना में मुख्य रूप से 3 मंत्रालय आपस में मिले हुए हैं, MSME, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय, ये आपस में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। और पात्रता, इसमें कारीगर मुख्य रूप से जो हाथों औजारों से मतलब जो काम करते हैं, जो 18 साल से ऊपर है और इनफॉर्मल सेक्टर के, किनको इसमें अपात्र माना गया है, जो लगातार 5 साल से पहले स्टार्टअप चालू किया है, जिनको मुख्य रूप से पहले से सपोर्ट मिल रहा है, वो इसमें अपात्र रहेंगे। लेकिन यदि किसी को मुद्रा योजना के अंतर्गत सपोर्ट मिल रहा है वो इसके लिए पात्र है, ये पॉइंट याद रखना।
सरकारी सेवा में काम करने वाले व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं। परिवार के सदस्यों की सीमा, परिवार का कोई भी एक सदस्य को एक कार्ड मिलेगा, विश्वकर्मा कार्ड। ठीक है। लाभ क्या होगा, इसमें एक प्रमाण पत्र आईडी जारी की जाएगी, उसको 5 से 7 दिन का पहले नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर 15 दिन की एक ट्रेनिंग और दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उसको 500 भी रुपये भी दिए जाएंगे। उसको टूल किट्स, मतलब उसको 15,000 रुपये की टूल किट्स दी जाएगी, जो टूल किट्स वो खरीद सकता है। ऋण वो 3 लाख रुपए तक का बिना किसी जमानत के ऋण ले सकता है। ठीक है। कैसे लेगा, 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, 18 महीने में अगर उसने चुका दिया। 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा अगर तो 30 महीने में चुकाना होगा। ब्याज की दर 5% ब्याज दर पर होगा। इसके लिए 8% की ब्याज छूट का भुगतान भारत सरकार करेगी। ठीक है। और बेसिकली और एक समिति होती है जो इसको ब्याज छूट को चेंज भी कर सकती है। इतना ध्यान रखना बस, ये ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम्म। सभी लोग इसमें कौन कौन होंगे, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, सभी लोग, हम पूर्वोत्तर राज्य सब क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इसके बाद आती है पीएम सूर्य योजना। हर घर बिजली, 22 जनवरी को ये चालू की गई थी दोस्तों। 22 जनवरी को जिस दिन राम जन्मभूमि को हुआ था, उसी दिन इसको चालू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार या हर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति फ्लैटों में रह रहा है उसके लिए नहीं है, हर हाउस होल्ड के लिए मुख्य रूप से उसके सोलर सिस्टम लगाने के लिए सुविधा की गई, जिसमें 60% जो सब्सिडी फाइनेंशियल सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 40% जो लाभार्थी है वो खुद लेता है। इसको चलाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, वो इसको चला रही है। ठीक है ना। इसमें 1 करोड़ परिवारों को शामिल करने की बात की गई है, और 1,000 बिलियन यूनिट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ये है एक तो कि अगर आप 2 केवी से कम है तो आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। विशेष श्रेणी के राज्य वहाँ 33,000। 1 केवी से है तो 18,000। इस तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। सब्सिडी आधारित है, सरकार भी देती, रूप देती है, बाकी ज्यादा छोड़ दो इसको। ये काम का नहीं है, हाईकोर्ट ज्यादा नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑलरेडी काफी पुरानी हो चुकी है, आपको जस्ट गो थ्रू। हाँ, अब आते हैं स्वामित्व योजना, थोड़ी करंट की है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये। स्वामित्व योजना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, हाल ही में स्वामित्व योजना को नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए ई गवर्नेंस के लेवल पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इस योजना को, मतलब योजना अच्छी है, इसने ई गवर्नेंस को बहुत अच्छे से यूज किया है, इसलिए इसको पुरस्कार दिया गया है। आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत टेक्नोलॉजी और ग्रामीण आबादी का सर्वे और मानचित्रण करने के लिए इसको लाया गया था। योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण क्षेत्र की लैंड हो या घर हो, उसको एक आइडेंटिफिकेशन, एक नंबर देना है और स्वामित्व डिसाइड करना है। केंद्रीय योजना है, सर्वे ऑफ इंडिया इसका कार्यान्वयन एजेंसी है, सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है। और इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं, ये ग्रामीण भारत में एकीकृत और आबादी परिसंपत्तियों का डेटा तैयार करती है, रिकॉर्ड रखती है। ये लगभग 6.62 लाख लोगों को कवर करेगी, परिवार मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को। 2024-25 तक चलेगी। योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक निरंतर स्वामित्व रेफरेंस स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे जियो टैगिंग, जियो रेफरेंस, जियो वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक डैशबोर्ड होगा जहां पर पूरा डेटा अपलोड होगा। एक डिजी लॉकर होगा जहां पर जो भी संपत्ति का रिकॉर्ड होगा रखा जाएगा। ग्रामीण मानचित्र होगा, हर ग्राम का अपना एक मानचित्र होगा जो अपलोडेड होगा, और उस मानचित्र में हर घर का नंबरिंग होगी। ठीक है। अगली माहिर, इतना ध्यान रखना, ये माहिर योजना किससे संबंधित है, बस इतना, इससे बड़ा स्टेटमेंट ऐसे यूपीएससी कभी नहीं बनाएगी। माहिर योजना विद्युत क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इनोवेटिव और इमर्जिंग तकनीकों को यूज करने हेतु स्वदेशी अनुसंधान विकास को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई है। इसके द्वारा 2023-24-27 के लिए भारतीय नवीनीकरण मंत्रालय, ऊर्जा एवं नवीनीकरण मंत्रालय, उसके द्वारा इसको चलाया गया। बस इतना उद्देश्य हुई है, जीरो एमिशन हो, ऊर्जा की बढ़ती मांग है, मेक इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर उनको किया जाए। ठीक है। वित्त पोषण मुख्य रूप से नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय देगा, केंद्रीय योजना है इसके अंदर। बाकी ज्यादा डीपली नहीं जाने की संभावना है इसमें। ठीक है। जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना, बाकी ज्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि इसमें यह है ना
कि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी इनिशिएटिव्स आती है उसमें बहुत ज्यादा डीपली पैसे नहीं जाती। अब जाएगी डीपली तो आपकी नेशनल मनरेगा, मनरेगा में गहराई से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें ना, इसको थोड़ा सा पूरा पूरा पढ़। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ध्यान रखना इसके अंतर्गत रोजगार को कानूनी अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो ग्रामीण विकास पंचायत राज द्वारा गठित संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला है। योजना आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक कुशल लोगों को शारीरिक श्रम के जरिए उनको आजीविका प्रदान करना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना मतलब स्टेट भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसी भी परिवार का 18 वर्ष से आयु का कोई भी व्यक्ति इसके लिए लाभार्थी होता है। और इसका सोशल ऑडिटिंग भी होती है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब लोग ग्राम सभा जाके चेक करेगी कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। इसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा और वो भी सारे कवरेज। इसमें 100% नगरीय जनसंख्या मतलब ऐसे शहर जहां 100% नगरीय जनसंख्या उनको छोड़ करके पूरे भारत में लागू। ठीक है, केंद्र सरकार क्या करती है, अकुशल श्रम के लिए 100% लागत देगी और 75% जो सामग्री बनाई जाएगी, जैसे मान लो कैसे कोई जलाशय बनाया जा रहा है तो जलाशय मजदूरी की 100% लागत देगी और उसमें सामग्री लगने वाली है उसकी 75% लागत देगी। 25% उस जलाशय की जो सामग्री है उसकी लागत स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। इसमें गारंटीकृत रोजगार, प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवा जाएगा। ये गारंटी है, ये मैंडेटरी है। अगर किसी को रोजगार उपलब्ध करवाने में असक्षम रहते हैं तो उसको 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता दिया। इसमें ध्यान रखना, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ स्पेशल सिचुएशन में इसको 1.5 से दिन का कर रखा है। अगर मान लो नॉर्मली किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया तो वहां 50 दिन एक्स्ट्रा और मैंडेटरी है। और अगर सूखा वाले क्षेत्र में तो, और इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है उनके लिए 150 दिन, उनके लिए हर सिचुएशन में 150 दिन। इसके अलावा राज्यों का खुद का विवेकाधिकार है, वो 200 दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, दुर्घटना संबंधी अगर मान लो आप वहां काम कर रहे हो तो दुर्घटना संबंधी आपको बीमा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण, इसमें कहा गया कि जो भी रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार है सदस्य उसके 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, और ग्राम स्तर पर जो श्रम सामग्री इतनी बढ़ेगी 60% की होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें मजदूरी का निर्धारण, स्टेट गवर्नमेंट मजदूरी का निर्धारण निर्धारित रेटों पर करती है। मजदूरी का भुगतान उनके खातों में जाता है और विद इन 15 डेज में उसके अकाउंट में चला जाएगा। हर परिवार को एक राशन कार्ड मिलता है और जो भी संपत्तियां इनके द्वारा रोजगार की जाती है बनाई जाती है उसको जियो टैगिंग के माध्यम से देखा जाता है। और इसके लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो और राष्ट्रीय सूचना संस्थान के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक जियो टैगिंग मनरेगा, इसे बोलते हैं जियो मनरेगा, किया गया है। जो जितनी भी मनरेगा के द्वारा परिसंपत्तियां बनाई जाती है उनको वह रिकॉर्ड रखा जाता है। एक और इस पैराग्राफ को देखो, मजदूरी को पीने मिले जल मिलेगा, वहाँ आराम करने के लिए टाइम मिलेगा, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और अगर 5 वर्ष से कम आयु का अगर कोई महिला का बच्चा है तो उसके लिए बेसिक सुविधाएं वहाँ पर जहाँ पर ये काम कर रहे हैं उतनी सुविधाएं इसमें होनी चाहिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कैग ने इसकी भी रिपोर्ट प्रेजेंट किया अभी। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसमें गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों के बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवाओं को सामाजिक सहायता प्रदान की जाएगी जो आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। इसकी निगरानी राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के जरिए सामाजिक लेखा परीक्षण इसको रखता है। इसके लाभार्थियों की पहचान 2011 जनगणना के अनुसार की जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह शामिल है। इसमें पेंशन सहायता दी जाएगी, जैसे जो 60 से 79 लोग हैं उनको 500 रुपये दिए जाएंगे और जो 40-59 से बीपीएल वाले मिल जाए उनको 200 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जो पहले चल रही थी उन्हीं को इसमें शामिल किया गया। जो पेंशन सहायता दी जाएगी। दूसरी बात, इसमें गैर पेंशन सहायता दी जाएगी, जैसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सहायता योजना के अंतर्गत अगर कोई बीपीएल वाली महिला है उसकी मृत्यु हो गई है तो 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। अन्नपूर्णा योजना भी है, 10 किलो अनाज भी दिया जाएगा, तो काफी बड़ी योजना। सड़क योजना का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेंस का क्वेश्चन में फैक्ट काम आएंगे आपको, बाकी चीजें जगह इसके लिए प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है, नॉट। हाँ, अब आता है महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना, इनको थोड़ा सा क्वेश्चन बना। मिशन शक्ति,
मिशन शक्ति बेसिकली क्या है, एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। जितने भी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चल रहे हैं उनको एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको काम करने के लिए ये है। केंद्र सरकार ने मिशन शक्ति को नारी अदालत घटक का पहला चरण असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कार्य, इसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सारी योजनाएं शामिल, केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी शामिल है, केंद्र प्रायोजित योजना भी शामिल है। निगरानी महिला सशक्तिकरण हब करेगा 2021-25 से लेकर के 25-26 तक चलेगी। इसमें दो महत्वपूर्ण योजनाएं समल और सामर्थ्य को देखो, एक होती है सामर्थ महिला सशक्तिकरण और एक संबल महिला सशक्तिकरण। इसमें ध्यान रखना, सामर्थ में ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, और ये केंद्रीय योजना है, ठीक है। संबल में केंद्रीय योजना है। सामर्थ्य में क्या क्या चीज आएगी, प्रधानमंत्री वंदना योजना शामिल है, उज्ज्वला योजना शामिल है, स्वाधार गृह योजना शामिल है, कामकाजी महिला छात्रा शामिल है, और राष्ट्रीय शिशु गृह। ये सभी योजना क्या है, सामर्थ्य, और ये सभी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। संबल में क्या है, वन स्टॉप सेंटर है, महिला हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ और नाज। ये ऑलरेडी पुरानी योजना है, उनको एक कन्वर्जन किया जाएगा, उनको एक ड्राइव के रूप में चला जाएगा, शक्ति के रूप में, ठीक है। एक मिशन पोषण मिशन 2.0 की देखें हम, डे केयर सुविधा है, 3 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन है, 3 से 6 वर्षों के लिए प्री एजुकेशन है, विकास निगरान तंत्र है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य वाहन, मतलब ये चीजें ध्यान रखना क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। बेटी बचाओ बहुत पुराना हो गया, देख लेना, जस्ट गो थ्रू। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण वही सिंपल सा है, केंद्र प्रायोजित योजना है, कुपोषण को दूर करने की चलाई। प्रधानमंत्री आदर्श आदि आदर्श योजना, यानी कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सामाजिक अधिकारिता की एक समिति गठित की गई है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय की एजेंसी। देखो, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के जो गांव है उनको आदर्श गांव में बदलना है, केंद्रीय योजना है, 2026 तक चलेगी, राज्य सरकार इसमें इसमें कार्यान्वयन एजेंसी रहेगी। ग्रामीण विकास और अनुवास जो अनुसूचित क्षेत्र है की जनजाति, मतलब मुख्य उद्देश्य जहाँ पर ट्राइबल एरिया है उनके लिए योजना लाई गई है। 2017 में एक योजना आई थी, उसी की उप योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से जो देखो जितनी भी योजना चल रही है ट्राइबल्स एरिया, उनको क्या किया जाएगा, कन्वर्जन किया जाएगा, उस गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा, बस यही होता है। इतनी योजनाएं शामिल है इसमें। अब ये योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर पॉइंट में योजना है, इनको हम एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से। ये योजना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो ऊपर वाली योजना है ना, उनमें कुछ योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड की है और जिनको आपको बताया भी है, उनको एक बार देख लेना और उनको रिवाइज करना। देखो, सबसे पहले आती है PSS, प्राइस सपोर्टिंग स्कीम। चलाने वाली मंत्रालय कौन है, कृषि और कल्याण कल्याण मंत्रालय। क्या है इसको, केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में PSS के तहत 3 अरब उड़द और मसूर पर 40% की जो खरीद सीमा है वो हटा, ठीक है। अब कोई इसको कितना भी खरीद सकता है। इस निर्णय के बाद किसानों से बिना किसी ऊपरी सीमा के MSP पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। MSP पर खरीद की जाती है, पहले 40% सीमा थी, उससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं। और प्रधान PSS को प्रधानमंत्री अन्न आय संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था, एक अमृता योजना है, इसको ध्यान रखना। PSS PM आशा योजना भी बोलते हैं इसको, PM आशा योजना का ही पार्ट है PSS स्कीम। और PSS का कार्यान्वयन तब किया जाएगा जब बाजार में कृषि उपज की कीमत MSP से कम होती है। प्राइस सपोर्टिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, जैसे देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी की कीमत 22 रुपये है MSP, और मार्केट में उसकी कीमत है 1800, मतलब बेच रही है 1800, तो 400 रुपये उसको सरकार सपोर्ट करती है किसान, ठीक है। उसे बोलते हैं प्राइस सपोर्टिंग। आगे आते PM प्रणाम। PM प्रणाम बेसिकली ध्यान रखना, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की है, जिसका मुख्य उद्देश्य धरती माता की उर्वरकता की बहाली करना, जागरूकता करना और पोषण एवं सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्य करना, मतलब भूमि से संबंधित है। मुख्य उद्देश्य कृषि रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा प्रयोग हमें नहीं करना है, उनके लिए अल्टरनेट ढूंढना है। योजना की अवधि 3 साल है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, यदि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों की खपत 50% तक कम करता है तो उसे और ज्यादा
अनुदान दिया जाएगा और उस अनुदान को उस समय को दे सकते हैं। बेसिकली अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए ये लाई। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना कोयला मंत्रालय की है, केंद्रीय योजना है, 2021 से 25 तक के लिए। तो कोयला मंत्रालय की केंद्रीय योजना 21 से 25 की है। क्या है इसमें? बेसिकली कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण के लिए दो व्यापक चरण है, एक तो क्षेत्रीय अन्वेषण और एक गैर कोयला इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स के द्वारा विस्तृत अन्वेषण। एक तो जो कोयला ब्लॉक्स पहले से डिसाइड की गई वो, और एक उनके अलावा। मैथ बेसिकली वही है कि कोयला संसाधनों को प्रमाणित और उनकी मात्रा का अनुमान लगाने के लिए इसको लाया गया है। एक होता है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बेसिकली वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लागू की गई है, और उसमें विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत इसको लागू किया गया है। इसमें इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने की बात की गई है, जिन्हें निर्यात उत्पाद भौतिक रूप से शामिल किया गया है। कुछ नहीं ज्यादा खास है नहीं है इसको। एक आता है भारत ई मार्ट। ई मार्ट जस्ट एक ई प्लेटफॉर्म है, ई पोर्टल है, जिसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड तब तक टेक्नोलॉजी ने इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर काम किया। इंडिया पोस्ट इसमें दो चीजों का काम करेगा, एक तो सामान उठाएगा पिकअप करेगा और एक डिलीवरी। ठीक है, तो पिकअप डिलीवरी करेगा घर का उसके लिए। और छोटे छोटे व्यापारी इस ई मार्ट लगभग 8 करोड़ व्यापारी ई मार्ट जुड़े हुए हैं। मैं कस्टमर हूँ, मैंने कोई चीज खरीदी, पोस्ट ऑफिस उस चीज को उस जगह से दुकान से उठा के लाएगी और मेरे घर पहुंचाएगी। संचार मंत्रालय के द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य डिजिटल इंडिया के तहत है। इसका मतलब यह है कि इस पर लोग किसी यूज डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगर कोई पहले पुराना मोबाइल पुराना कंप्यूटर कुछ भी खरीदना चाहते हो उसके लिए इसे दूर संचार विभाग ने विकसित किया है। तीन चीजें इसमें, एक तो केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत जितने भी मोबाइल जो भी चोरी हुए उन सभी को उसमें पता लगा सकता है, उनको ब्लॉक किया जाता है। आप मोबाइल कनेक्शन ले सकते हो, मोबाइल आपके नंबर से कोई कनेक्शन है या नहीं है, उसका रजिस्टर है या नहीं, आप ले सकते हो। और आप फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से अपने जो कंपनियां हैं जो मोबाइल देती है फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से सिम कार्ड का सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं, किसके नाम है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगला है केंद्रीय उपकरण और पहचान रजिस्टर। ये भी संचार मंत्रालय का ही है दोस्तों। देश भर में इसका इसके अंतर्गत क्या है कि जो गुम हुए चोरी के मोबाइल उपकरणों को पता लगाने के लिए इसको दूर संचार विभाग के द्वारा एक नागरिकों के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैसे ही आपका कोई मोबाइल जाता है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं इस पोर्टल पर जाकर के। और गुम हुए या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट के लिए किसी व्यक्ति को इंस्टॉल किए गए सिम कार्ड के मोबाइल नंबर और IMEI नंबर और इनके माध्यम से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप उनका रिपोर्ट भी करवा सकते हो और नई सिम खरीद सकते हो। स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसे बोलते हैं SIS। ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय की स्कीम, डिपिट चलाता है इसको। मुख्य उद्देश्य इसको 2021 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप, परीक्षण परीक्षण बाजार प्रदर्शन, व्यवसायीकरण की वित्तीय सहायता। तो बेसिकली नए नए स्टार्टअप आएंगे, उन स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा उनकी कॉन्सेप्ट को लेकर के, उनके उनका कोई ट्रायल्स है उसको लेकर के, और उनको कॉमर्शलाइजेशन करना है उसके लिए उनको वित्तीय सपोर्ट दिया जाएगा। इस योजना में कौन व्यक्ति जो स्टार्टअप चला रहा है वो, और उसने इस स्टार्टअप को 2 वर्ष से ज्यादा का समय ना हुआ वो स्टार्टअप इसमें शामिल होगा। स्टार्टअप ये कैसे होगा? सबसे पहले डिपिट एक नोडल एजेंसी होगी, सरकार की विशेष सलाहकार होगी, इनक्यूबेटर होगी, स्टार्टअप होगी जो मान्यता दी गई वो सब, इन सबसे मिलकर चलेंगे। ये छोड़ो, ये कोई काम की स्कीम नहीं। पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी मंत्रालय की स्कीम है ना, 2021 से 26 की है। उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली में, मिसल पृथ्वी प्रणाली में क्या है, 5 घटक से संबंधित पृथ्वी प्रणाली। 5 घटक आप सभी जानते हो, वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और उनकी जटिल अंतः जीव मंडल। घटक है जारी 5 उपयोजना है, अलग अलग 5 योजना चल रही है, 1 2 3। इन योजनाओं को कोई पूछेगा नहीं, पेज पर देख लो, ठीक है ना। इन योजनाओं को क्या करना है, जो जारी योजना है, 5 योजनाएं चल रही है, ठीक है, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए पृथ्वी विज्ञान कार्यक्रम चलाए। महिला सम्मान पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023-24 के केंद्रीय बजट में महिलाओं का वित्तीय समावेशन करने के लिए और लड़कियों को महिला सशक्त बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये महिला बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 2 साल तक उपलब्ध करवाया गया था। 7.5% तक की आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। आप अपना खाता 1 साल के बाद खुलवा सकते हो। एक बार में अगर पैसा निकलवा 40 तक आप पैसा निकाल सकते हो। 1,000 रुपये
से लेकर के आप 2 लाख रुपए तक का इसमें निवेश कर सकते हो। महिला प्रमाण सम्मान निशुल्क, एक तरह से अकाउंटिंग फैसिलिटीज है। अभिलेख पटल देखो फिर, ऊपर का काम करिए, इसको छोड़ो। अभिलेख पटल किसका है? संस्कृति मंत्रालय। क्या काम करेगा? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों को पोर्टल, मतलब बेसिकली जितने भी हमारे अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, राजाओं के अभिलेख है, तो इस पोर्टल पे लिया है। गूगल इतना आप तुरंत को, आपको कोई सा भी देखना है तुरंत उसको देख सकते हो आराम से। एनएआई की पहले, एनएआई आप सब जानते हैं ये संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है, ठीक है ना। और यह है सरकार में गैर वर्तमान अभिलेखों के भंडारण पर काम, जो पुराने अभिलेख। प्रोजेक्ट दंतक, रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत 1961 में की गई थी। भूटान में 72 योग्य सड़कों के निर्माण पर एक कार्य करने के लिए इसको कार्य सौंपा गया था। भूटान में, कहां पर? भूटान में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पारो हवाई अड्डा बनाया गया, भूटान में थिम्पू दूरसंचार दिया गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट दंतक भारत का ही है, लेकिन भूटान में रक्षा डेवलप, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर सड़कों का निर्माण कर रहा है, वहां पर पोर्टों का, मतलब हवाई अड्डों का निर्माण कर रहा है, बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहा है। आप सभी जानते हैं बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्टार प्रोजेक्ट, स्टार्स स्टार्स प्रोजेक्ट दोस्तों शिक्षा मंत्रालय का है, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंदर 6 राज्यों में लागू की गई है। और 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल। ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल है। इसमें शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक दोनों मिलकर के इसको कर रहे हैं। इसके माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसके 2 घटक है बेसिकली, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। एक तो परख मूल्यांकन, जो लर्निंग आउटपुट बेस्ड होगा, और एक प्री एजुकेशन वाला फंडामेंटल लर्निंग जो है वो। तो बेसिकली ये इसलिए चलाई गई है स्टार, कि इसमें टीचिंग लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव। परख आप सभी जानते हैं बहुत पुरानी है। परख बेसिकली, परख क्या है? शिक्षा मंत्रालय की है। और इसमें समग्र प्रगति कार्ड को चेक किया जाता है पूरा, कि बच्चे का कितना हुआ है। परख की उत्पत्ति 2023 की एनसीईआरटी घटक के रूप में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक भाग है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी कोष योजना, ये तो सभी बैंक इसमें ले सकते हैं। 7.5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हो। भारत सुरक्षित साइबर योजना, ये एमईआईटी का है। इसको चलाने वाले एजेंसी विभाग है राष्ट्रीय गवर्नेंस विभाग, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं इसमें, ये भी नहीं है इतना काम का। विवाद से विवाद स्कीम इनकम टैक्स से जुड़ी हुई है, इतना ध्यान रखना। ई अपील योजना, ये वित्त मंत्रालय की है। सीबीडीटी ने अपीलों को अपना ई अपील कर दिया गया है, मतलब बेसिकली जो अपील होती है ऑनलाइन नहीं होती, इसलिए अपील होता है। स्वास्थ्य स्वामिस, इसको स्वामी स्कीम बोल सकते हैं पहले। बेसिकली ये वित्त मंत्रालय का है। स्वामी कोष के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना शुरू की गई है। सामाजिक प्रभाव कोष है, इसके अंतर्गत जो दबावग्रस्त और रोकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए फंडिंग दिया जाएगा। ये कोई है नहीं, ये रोगों को छोड़ो, ये भी नहीं। मानस योजना किसी संबंधित ध्यान है? मानस योजना है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए टेली, बेसिकली कई चीजें उनके लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई है इसमें। मानस एक तरह से उनका कॉल सेंटर टाइप में स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय का, जो बेसिकली आपकी जो मेंटली डिसऑर्डर बढ़ती है उनके लिए चलाया गया है। टेली आज टेली लर्निंग भी, टेली हेल्थ सुविधा भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। स्मार्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट, वो तो शहरी आवास मंत्रालय का है। जल प्रबंधन प्रणाली, ये है जल वृत्त मानचित्रण और प्रबंधन प्रणाली, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया, 2012 से है। इसमें बेसिकली जल के तलछट जल का निकाय के रूप में काम करता है, कोई इतना ज्यादा है नहीं। आज ट्रैक स्पेशल सेल आप सभी जानते हो, नेशनल एसटीएससी कमीशन, ये जस्ट उसमें देखा होगा आपने। समर्थ अभियान किसी संबंधित, जैसे तो ध्यान रखना, समर्थ ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के लिए आगे बढ़ाने से समर्थ अभियान। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जिसे बोलते हैं मरीन, ये पतन पोत और जल मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ये सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया इसके अंतर्गत। और नेशनल लॉजिस्टिक जो पोर्टल मरीन है, ठीक है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो मंच है, जहां पर
आपको एंड टू एंड लॉजिस्टिक सुविधा मिल जाएगी, चाहे निर्यात तक वो आया तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा चाहिए, व्यापार का आयात, सब चीज आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये ऑलरेडी हम एनवायरमेंट में पढ़ चुके हैं वैसे तो इसको, ठीक है। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। इसमें इसमें अगले 5 सालों में 250 से ज्यादा रोपवे बनाए जाएंगे। पीपीपी प्रोजेक्ट पर आधारित है, दुर्गम क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए और बेसिकली आपका जो टूरिस्ट है उसको बढ़ाने के लिए ये सड़क परिवहन मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट रेलवे मिनिस्ट्री का है। आप सभी जानते हैं वोकल फॉर लोकल चला गया है। हर स्टेशन पर जो स्थानीय प्रोडक्ट होता है उनको मुख्य रूप से रेलवे के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में लिया जाएगा। इसी आधार पर उसको डिजाइन किया जाएगा, जहां जहां पर लोकल प्रोडक्ट है उसको, चाहे वो स्वदेशी जनजाति है कि कलाकृति हो, बुनकर हो, तैयार हथकरघा हो, कुछ भी हो, जो उस क्षेत्र का विशेष है वो उस क्षेत्र पर विशेष स्टेशन पर भी बेचा जाएगा और उसको ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाएगा। दोनों काम हो सकता है। राष्ट्रीय जैनिक दस्तावेज पंजीकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें बेसिकली संपत्ति का जो मूल्यांकन, शुल्क की स्वचालित गणना, ऑनलाइन डेटाबेस को तैयार किया जाता है। और ये है आपकी गर्वनी। गर्वनी क्या है? गर्वनी बेसिकली विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली बार शोध करने के लिए जेनेटिक मार्कर की पहचान की गई प्री मैच्योर जन्म देने वाले बच्चों की। प्री मैच्योर, प्री टर्म यानी वो बच्चे जो 36 सप्ताह पूरे होने से पहले जन्म देते हैं उनको प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। तो गर्भ भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया गया एक पहल है। और इसमें बेसिकली जो प्री टर्म बेबी होते हैं उनके रीजन चेक की जाएंगे, उनसे ज़्यादा नॉलेज उसमें चेक की जाएगी, वो सारी चीज़ें। सुप्रीम क्या है? सुप्रीम बेसिकली क्या है दोस्तों, एक विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, एक पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपको विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं सारी चीज दी जाएगी। और इसके अलावा क्षमता निर्माण, ये सारी चीज की जाएगी। और इसमें विश्लेषणात्मक उपकरण दी जाएंगे जो विभिन्न विभिन्न चीजों का अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे वो। तो ये किसकी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वैभव, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है, फेलोशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि जो स्टेम में काम करने वाले हैं उनको मुख्य रूप से रिसर्च अनुसंधान के लिए ट्रेनिंग दी जाए। पात्रता भारतीय मूल का एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ व्यक्ति वो मुख्य रूप से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। कार्यान्वयन एजेंसी तैयार, अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय की है। 2021 में एक अमृत योजना के रूप में ये पार्ट में है। उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहाँ वरिष्ठ नागरिक मजबूत सामाजिक और अंतर पीढ़ीगत जो संबंध है वो मुख्य रूप से स्वस्थ, गर्मपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। तो वरिष्ठों के लिए है बेसिकली, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है, इसमें उनके लिए आश्रय गृह, उनकी देखभाल करना जो भी है उनको भी शामिल होगा। और वरिष्ठ नागरिक रह के 1.5 लाख रुपए तक का वृद्धजन रह सकते हैं उसमें, 1.5 लाख वृद्धजन, ऐसा एक आश्रम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि जो वृद्धजन होते हैं उनको वृद्धावस्था से लिए जरूरी इक्विपमेंट होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए जिनकी आय 15,000 से कम हो, उन वरिष्ठों सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। समर्थ योजना, एक समर्थ योजना ये है, ध्यान रखना, एक समर्थ योजना महिला संबंधी है, वस्त्र मंत्रालय की है। उत्पत्ति, समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने के लिए 2017-18-19 में 3 साल के लिए लॉन्च की गई थी, ठीक है। योजना का उद्देश्य अपने जो भी मांग आधारित प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट करना और लोगों को रोजगार देना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। एजेंसी वस्त्र मंत्रालय के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। और इसमें क्षेत्रीय संगठन भी, एनजीओ, स्टार्टअप कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। 2024 तक है ये। पीएम मित्र, ये भी वस्त्र मंत्रालय की है। महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है। ये विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करने वाले पार्क है और एफडीआई भी इसमें अलाउ किया गया है। इसमें 5G विजन पर है, जैसे फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, मतलब हर चीज वो इसमें शामिल किया गया है, वो सारी चीजें। तो जो चीज इसमें लास्ट में जो आपको इनिशिएटिव बताई गई है, जो टर्मोलॉजी है उस योजना की, वो एक तो क्वेश्चन बनती है। टर्मोलॉजी जस्ट उसमें इतना पूछा जाएगा, टर्मोलॉजी, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। टर्मोलॉजी पूछ जाएगी किससे संबंध है, कौन मंत्रालय। और इसके अलावा जो ऊपर आपको जो योजनाएं पढ़ाई गई थी उनसे डिटेल से पूछा जाएगा। जो सिलेक्टिव योजना है, जो पुरानी योजना है, जैसे राष्ट्र नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हुआ, मनरेगा का हुआ, राष्ट्रीय पोषण मिशन हुआ, जो ऐसी जिनको लगता है कि वो थोड़ी सी हमारे यूजुअल है, करंट हो रही है और थोड़ा सा वहां से डीपली जा सकते हैं, तो वहां से डीपली क्वेश्चन आपके चाहिए। अदरवाइज बाकी से आपको मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, लाभार्थी ध्यान रखना है, उसका उद्देश्य ध्यान रखना है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। ये पूरी एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाइए इसको, जो जो हाईलाइटेड किया उससे गो थ्रू हो जाइए, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको माइंड में क्लिक हो जाएगी। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो अच्छे से याद रहेगी। यही योजना है सोशल इशू में, यही योजना है आपको इकोनॉमी में, सब जगह घूम करके यही योजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।